तो जो आप बड़े मुझसे अरावली का होने वाला है, तो अभी इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि 1 तारीख को आपका अरावली को लेकर के हो रहा है। तो अरावली में आपको आपको समस्या क्या है? और उस समस्या को आप कैसे देखते हैं? और उसके लिए आप क्या करना चाहें? मतलब क्या बात रही अरावली की। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे डॉलर प्रोडक्शन का पहला पॉडकास्ट है। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज रवि कुमार कोल जी। इनके साथ आज हम बात करेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं। ये जो अध्यक्ष के पद पर जो ये कार्य कर रहे हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में शेयर करेंगे। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसको लोगों जनमानस में जो जैज़ के नाम से बहुत फेमस है बोल सकते हैं इसको। तो जैज़ के बारे में कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या ये काम कर रहे हैं, ज़मीन में कहाँ पे इनकी समस्याएं क्या पैदा हो रही हैं, इनकी चुनौतियाँ क्या हैं। ट्राइबल्स के लिए ये जल जंगल ज़मीन की जो बात ज़्यादातर ट्राइबल्स जो कम्युनिटी है उनकी सबसे बड़ी समस्या भी यही मानी जाती है। और हम स्कूलों में हमने कई बार देखा है कि ट्राइबल्स कल्चर को लेकर हमने पढ़ाई की, हम देखते हैं, उन चीज़ों पढ़ते हैं, उनके बारे में हम कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन क्या वो सही मायनों में वो रह पा रहे हैं? क्या हम उनसे उसका एक्सपोजर हमको मिल पाता है? क्या हमको देख पाते हैं? क्या वो सिर्फ किताबों में ही महदूद रह गया है वो चीज़ें? तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। जो आंदोलन होते हैं आजकल, अरावली मुद्दा हो गया, सोनम वांगचुक जो अभी कुछ समय पहले उनका भी एक अनशन पे बैठे हुए थे। इस तरह के ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। हम छत्तीसगढ़ में भी अभी देख रहे थे। ऐसे ही समय जो है आदिवासियों को शुरू से ही हमेशा ही आदिवासियों को कुछ परेशानियां रही हैं। सारे समुदायों को कुछ ना कुछ परेशानी तो होती ही है, लेकिन आज हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो आदिवासियों के ऊपर ज़्यादा है। कि आज हमारे आदिवासी लीडर हैं, हमारे भैया आज हमारे साथ आए हैं। उनका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, उनके बारे में जानेंगे और इनसे गहन अच्छा डिटेल में बात करेंगे। और हो सकता है इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएं। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है हमारा प्राइम एसएमएस, जो इसको आगे लाने का सारा जो मैनेजमेंट है, प्राइम एसएमएस के जो मेन फाउंडर नहीं कहेंगे, फाउंडर वो ऑफिस के हैं, उन्होंने जो है सारा मैनेजमेंट किया है। प्राइम एसएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो हमें एसएमएस से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं और डिजिटल चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। उसके बारे में आपको एक वीडियो मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो देखते हैं कि आज क्या हम कितने गहन बात कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं भैया से। भैया का नाम मैंने आपको बता दिया है। भैया का नाम है रवि कुमार कोल जी, जो मैहर, सतना इन जगहों पे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि यही मैहर में ही भैया आप जो है अध्यक्ष हैं। कि आप क्या क्या काम सब आप डिटेल में बताइए अपने हिसाब से। सबसे पहले आपने तो जो आदिवासियों की बात रखने का काम किया, जैस परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद करता है, जुहार करता है, क्योंकि आदिवासियों समाज की बात सोशल मीडिया या की जन जागरूकता के तहत पहुंचाना बड़ी बात हो जाती है। टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, कोई मीडिया वाले आदिवासियों की बात नहीं रख पाते। इसलिए आपको तो पहले पूरे परिवार की ओर से आपको धन्यवाद जुहार करते हुए, मेरा नाम रवि कुमार कोल है, जय आदिवासी व शक्ति जैस का जिला अध्यक्ष मैहर से हूँ। और हम सतना, रीवा, मैहर, सीधी शहडोल की कभी सभी क्षेत्रों में जाते हैं। हमारा जय आदिवासी व संगठन जो है लोगों के हर दुख सुख में निरंतर काम करता रहता है। और आए दिन जब भी समाज में शोषण अत्याचार होते हैं, प्रताड़ित होती है, प्रताड़ना होती है, तो हम लोग निरंतर कहीं न कहीं समाज को न्याय, समाज को ताकतवर, मजबूत, सशक्त, शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए निरंतर काम करते हैं। हाँ भैया, आपका जो संगठन है उसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि जो ज़्यादा जोर होता है जिन चीज़ों पे, जैसे आपने तो बता दिया, लेकिन कुछ अगर आप उसमें हाईलाइट बता सके कि इन मुद्दों में हमारा ज़्यादा वो थोड़ा अच्छे से समझा सके संक्षिप्त में, ताकि हमारी ऑडियंस आपसे एक रिलेशन बना सके। हमारी टीम है शिक्षा के क्षेत्र, आर्थिक, रोजगार, सामाजिक
और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर काम करती है। आज हमारे यहाँ समाज जो है शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित तो है। उसमें हमारी जय आदिवासी युवा संघ की टीम ने जो बड़ा निर्णय हमारे टीम के बड़े बड़े लीडरों ने जो लिया, आज आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो जय आदिवासी युवा संघ के टीम और जयस की जो कोचिंग संस्था चल रही है आदिवासी समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिर्फ आदिवासी समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, सभी समुदाय के बच्चे रहते हैं और हमारी निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलती है। अच्छा, ये सतना में एक्टिव है आपका काम? हमारे सतना में काफी 7-8 कोचिंग सेंटर चलती हैं, काफी दिनों से 2017 से निरंतर जारी। थोड़ा आप अपने आप परिचय जैसे देते थे कि आप कहाँ से आए हैं, आपका जन्म कहाँ और कैसे आप इस संगठन से जुड़े, आपका मोटिवेशन क्या था, आप क्या चाहते हैं भविष्य के लिए, क्या थोड़ा बताइए अपने बारे में, थोड़ा ऑडियंस जाने आपको कैसे। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज भी हमारे माता पिता दूसरों की यहाँ मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा को देखते हुए हमको पढ़ाने का काम किया। पढ़ते पढ़ते संगठन हमने रैली के माध्यम से, चाहे भीड़ का हिस्सा मानिए, रैली के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचा। जिस तरह लगा समाज को कहीं ना कहीं हमारे समाज में निरंतर शोषण अत्याचार होते हैं, एक परिवर्तन की ओर जब तक समाज के युवाओं को समाज के रीढ़ बन के काम नहीं करेंगे, उनका कमान खुद कंधे पे नहीं लेंगे, तो हमारे समाज में कैसा परिवर्तन आएगा। तो हम सबके मसीहा, युवाओं के दिलों की धड़कन रामकृष्ण निकोल जी, जो कि जय आदिवासी युवा संघ के जैस के संभागीय अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी मुलाकात 2019 में हुई पहली बार। जब 19 में हुई तो रैली के माध्यम से उनसे हमारा परिचय हुआ। फिर धीरे धीरे करके आज 2020 में लॉकडाउन लगा, 2021 में हमारी थोड़ा उनसे ज्यादा बातचीत होने लगी। फिर मैं अपने गांव में बच्चों के लिए किताब कॉपी पहाड़े पेन बांटने का काम किया और लोगों की थोड़ा थोड़ा करके मदद किया। उस समय मेरी एज 22-23 साल थी। जब हमने काम करना निरंतर किया तो सर ने कहा कि जब निरंतर आप काम करते हो, कहीं ना कहीं आपको जय आदिवासी संघ की टीम है, एक संगठन है, तो आपको इसमें जुड़ना चाहिए। और काफी जोश भी था उस समय, तो लगा कि समाज में परिवर्तन तो लाना है, कहीं ना कहीं बदलाव हमको देखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आपको हमारी टीम, उन्होंने कहा हमसे कि हमारी टीम आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहती है। तो थोड़ा थोड़ा आदमी को नॉलेज नहीं था, तो हमको लगा कि बड़ा पद होता है तो वो काम न कर पाएंगे। फिर उन्होंने जैसे ही हमको मैसेज डाला तो हमको लगा कि खुशी एक तो लगी कि काम तो हम करते हैं। और हम लोग उस गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ की आज भी कहीं ना कहीं वहाँ कुछ कथाकथित लोगों के बदलाव में हमारा समाज निरंतर रहा आता है। हमने उनसे इतना सीख लिया कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने हमको जो संगठन का दायित्व दिया, निरंतर आप देखी होंगे कि सोशल मीडिया में जितना जल्दी जय आदिवासी युवा संघ ने पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश के कोने कोने में जो आदिवासी समाज में एक बढ़िया मूवमेंट लाया, जो बदलाव की दिशा लाया, कहीं ना कहीं बदलाव आया। फिर हमको थोड़ा लगाव हुआ संगठन की ओर। तो मैं पहले गांव में ही रहता था, फिर जैसे सतना में आया। आपका जन्म कहाँ पे? मेरा जन्म एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम चिराई है, आपके रामनगर ब्लॉक में आता है। और अभी तो जब हम लोग सतना जिले में थे, अभी तो मैहर सतना से अलग हुआ है, तो वहाँ हम लोग का प्रॉपर जिला मैहर ही है। और वही छोटे से गांव से एक मजदूर वर्ग से हम लोग आते हैं। तब भी घर वालों ने अच्छा सपोर्ट किया। माता पिता है ना, बच्चों के लिए भगवान का दर्जा बोलते हैं, उन्होंने हमारी हर ख्वाहिशों को पूरी की और समाज में निरंतर भेजने का काम किया। समाज को हम लोग रात दिन संघर्ष करके परिवर्तन लाना चाहते हैं। फिर रही बात जो सर ने कहा, फिर उसके बाद जब 2022 में हमने ज्यादा एक्टिव में यहाँ काम किया, उसके बाद 22 के बाद जब हमने 23 में जय आदिवासी युवा संघ की टीम ने विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग ने तो कार्यक्रम किया। तो कार्यक्रम करते हुए तो यहाँ जो 2023 में तो जय आदिवासी युवा संघ की टीम ने पूरा नेतृत्व, काफी संगठन थे लेकिन नेतृत्व जय आदिवासी युवा संगठन का था। और लोगों की हर परिस्थितियों को देखते हुए हमने संगठन चलाया। संगठन को हमने कभी पीछे छोड़ने का वो नहीं किया। फिर उसके बाद 2022 के बाद निरंतर अपन लोग रहे, 23 में भी काम किए। 23 में जब आपका मणिपुर घटना हो, मणिपुर घटना के हमने आंदोलन किया। आंदोलन से ही एक तो चेहरा नहीं जैसे निकल के आता, तो कहीं ना कहीं लोगों ने हम पे भरोसा किया, विश्वास किया और आगे लाने का एक तो जो जोश और जुनून था। कहीं ना कहीं उन्होंने जो हमारा प्रोटोकॉल, हमारा मान सम्मान रखा, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगा समाज में बेहतरीन बदलाव लाना चाहिए।
फिर हमने 2023-24 में चाहे आदिवासी शक्ति की टीम ने पूरा अकेले ही नेतृत्व किया। और 23 और 24 में हमारा एक आंदोलन था। आंदोलन को हम लोग ने लीड कर रहे थे। फिर जब जानते हैं कि जब लीड करते हैं, जब आंदोलन कोई आंदोलन का वो होता है, रूपरेखा होती है, तो कहीं ना कहीं वो जोश में होते हैं। बिल्कुल। तो जो 2024 का था, तो पूरा जय आदिवासी युवा शक्ति की टीम ने जो निरंतर प्रयास किया, तो जो 2024 में क्रिकेट का गेट तोड़ने का काम किया, तो कहीं ना कहीं समाज में एक आक्रोश था, युवाओं में आक्रोश था। और उस आक्रोश को देखते हुए युवाओं ने हम पे ज्यादा भरोसा किया कि यहाँ के अगर कोई नेतृत्व तो अच्छा लीडर कर सकता है, पढ़ा लिखा कोई लोग कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पे निरंतर भरोसा किया। आपने 24 थे, खासकर मैं 24 के पहले तो क्षेत्र में नहीं जा रहा था गाँव। अब तो हमारी पूरी टीम डोर टू डोर कैंपेन करती है, लोगों के बीच में छोटी सभा, बड़ी सभा, चौपाल लगा के, मीटिंगें लेके समाज में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए रात दिन काम करती है। उसी को देखते हुए जो इस बार जो काफी 2025 आया, 25 में हमारी हमने टीम को बड़े स्तर में लाया। और बड़े स्तर में लाने के बाद हमने पूरा टीम को गठित किया। पूरे आपके सतना मैहर के सभी ब्लॉकों में टीम गठित किया। टीम गठित करने के बाद कहीं ना कहीं युवाओं में जोश और ताकत थी कि कहीं ना कहीं, चाहे वो आदिवासी समाज के इतने संगठन थे, इतनी पार्टियां, इतने लोग थे, लेकिन आपने सतना व मैहर में देखा होगा कि 2023 और 24-25 2 साल में इतना अच्छा कहर और शासन प्रशासन से आंख में आंख मिलाकर जो युवाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई, तो उसमें कहीं ना कहीं जयस का नेतृत्व। तो मतलब जो आपकी वो रहती है, मतलब जो आपका संगठन है, उसमें कुछ कार्य होते होंगे आपके, तो जैसे आपके जो अध्यक्ष है, तो आपको किन कार्यों, मतलब जो आपका संगठन है उसके अनुसार आपको किन कार्यों को करने के लिए वहां से आपको आदेश होता है, जैसे क्या क्या कार्य है? हमारे संगठन में जो ऊपर से टीम आती है जी, ऊपर से जो टीम गठित करती है, लोगों को जो एक तो फॉर्मेट आता है जी, तो अपन को मानना ये है कि जो टीम वहां से वर्ग दिया लोगों के बीच में शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, तो वो तो सभी संगठन करते हैं, है ना। करने का जो तरीका होता है वो किसी न किसी का अलग होता है। जो वहां से टीम आती है, फिर क्योंकि ऐसा हम लोग को अनुमान लगा कि जो हमारा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन है, तो काफी हमारे जो लीडर है, कि देखिए जो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, तो अपने जैसे जिले के दूसरे मुद्दे होंगे, दूसरे जिले के दूसरे मुद्दे होंगे, प्रदेश भर में दूसरे मुद्दे आते हैं। तो हमने जो वहां से लेटर आते हैं कि आपको ये कार्य करना है, क्योंकि जो बड़े स्तर में आंदोलन होते हैं तो बड़े स्तर में सभी प्रदेश में करते हैं ना, सभी जिले में करते हैं। लेकिन जो जिले का मुद्दा होता है, तो अपन को क्षेत्रीय लोगों के बीच में देखना है, क्षेत्रीय लोगों को मदद करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्षेत्रीय लोगों से देख के जो हमारी बात है, हम अपने टीम तक वहां तक पहुंचाते हैं। जो हमारे लीडर होते हैं उनसे बात करते हैं कि अपन को ये आंदोलन करना है। तो आपकी डेली बात होती है कि कुछ स्पेशल ओकेजन होता है 15 दिन में, तब होती है हमारी, जब आफत पड़ती है, मजबूरी आती है, तो हमारी टीम बात करती है डायरेक्ट डोर टू डोर, आमने सामने बात करती है। या कि फिर हमारी जो टीम है, जो हमारे लीडर्स हैं, बैठ के मीटिंगें होती हैं, बड़ी मीटिंगें होती हैं, प्रदेश स्तरीय होती है, जिला स्तरीय होती है। अभी कोई सबसे बड़ी मीटिंग हाल में हुई हो? अभी जिले में हुई है, सतना जिले में हुई है, प्रदेश में हुई है, और बड़ा निर्णय भी आया। तो जितने भी मुद्दों पे था वो तो अगर बता सकते हैं। अभी मीटिंगें हुई हैं, तो अभी ये संतोष वर्मा जी के समर्थन में जो आपके 18 जनवरी 2026 को एक बड़ा सम्मेलन मानिए कि बड़ा जन आक्रोश आंदोलन मानिए, SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो कि आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ आंदोलन होने वाला है। उसमें हमारी टीम ने प्रदेश स्तरीय बैठक की और जिला स्तरीय और ब्लॉक में सभी जगह मीटिंगें हुई। तो हम लोग जो ये आंदोलन होते हैं, तो समीकरण देखते हुए बनाते हैं कि अपन को ब्लॉक स्तरीय करना है तो जिले में बात कर लेते हैं, जिले की जो टीम होती है। जिला स्तरीय करना है तो अपन प्रदेश में बात करते हैं, और जो प्रदेश स्तरीय होती है तो फिर राष्ट्रीय स्तरीय बात करके एक टीम गठित करते हैं। तो अभी 18 तारीख को आपका एक आंदोलन टाइप होने वाला है? बिल्कुल। हमारा आंदोलन बताएं कि हमारा आंदोलन संतोष वर्मा जी के समर्थन में हमारी काफी प्रदेश में और आपके पूरे भारत देश के कोने कोने ब्लॉकों में ज्ञापन आंदोलन हो चुके हैं। और अभी जो 18 जनवरी 2026 को जो आंदोलन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं जो संविधान बचाओ है ना, आरक्षण बचाओ जो आंदोलन होने जा रहा है, तो एक समुदाय को लेकर नहीं हो रहा। आपको बताना चाहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जिसको आरक्षण का लाभ मिलता है। आज सोच लीजिए, आरक्षण का लाभ ये नहीं कहते कि हम आरक्षण के लायक है ना,
आरक्षण जब तक नहीं रहेगा, देखिए उन्होंने जो संतोष वर्मा जी के समर्थन में हमारी पूरी टीम SC ST सभी कर रहे हैं समर्थन, सभी संगठन कर रहे हैं। तो जो कहने का मतलब था कि अभी जो 23 नवंबर 2025 को बिरसा मुंडा धरतिया भगवान बिरसा मुंडा जी के पखवाड़े के रूप में एक तो समाज को शोषण मुक्त ताकतवर सशक्त समाज बनाने के लिए उन्होंने 27 मिनट का उद्बोधन दिया। कहीं ना कहीं समाज उनसे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे हितों की बात करें, लेकिन यहाँ के कुछ कथाकथित लोगों ने जो संविधान को नहीं मानते, जो यहाँ मनुवादी व्यवस्था फैलाना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरे लोग संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, संविधान के संवैधानिक दायरे पर आके काम करते हैं। तो उसी 7 मिनट के बाइट को लेकर पूरे प्रदेश देश विदेश में चलाने का काम किया और यहाँ एक माहौल बनाने का काम किया। और उनको बड़े बड़े लोगों की तरफ से धमकी भी आ रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो हमारी जो टीम है, हमारी टीम अपनी, हमारे जितने लोग हैं, उन्होंने जो कहा कि संतोष वर्मा जी वो बात रख रहे थे कि समाज में इतना ही उन्होंने कहा था कि समाज में आरक्षण कब तक रहेगा, तब तक जब तक भेदभाव छुआछूत है। आरक्षण तब तक होना चाहिए जब तक हम लोग एक दूसरे के बराबरी में नहीं आ जाते। उन्होंने जो उनके शब्द थे, तरीके थे कि जब तक हम एक दूसरे से साथ उठन बैठन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ खाना पीना स्टार्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ बेटी बेटे का रिश्ता नहीं करेंगे, है ना। और उनके क्षेत्र में जो जैसे अपन लोग भी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, जो संबंध होता है तो भाईचारे का संबंध एक होता है। तो उन्होंने जो इसको दिखाने का काम किया। और उनकी जगह जगह आपने देखा ही होगा कि उनकी जो जगह जगह लोगों ने बदला बदलाया। और उनके जो IAS थे, कलेक्टर रैंक थे, संविधान का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद में पदस्थ थे। अब वो सोच रहे थे कि उनको हटाकर उनको मुकदमे करने का हुआ है। तो उनको हमारा पूरा समाज ने कहा कि अभी संतोष वर्मा जी के समाज के लोग जिंदा हैं और जब तक हम लोग तो कंधे से कंधे, जब तक संतोष वर्मा जी को न्याय नहीं मिला तब तक हमारी टीम निरंतर साथी है और आगे भी रहेगी। फैमिली बैकग्राउंड बताऊंगा आपको वापस से। पिताजी आपके क्या करते हैं? अगर आप पिताजी हमारे, है ना, पिताजी आज भी दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं जी। और हमारे बड़े भैया रीवा में रहते हैं आपके। उनके 2 बच्चे हैं और बच्चे वहाँ उनके पढ़ते भी हैं। और हमारा एक छोटा भाई भी है ना। छोटे भाई की हमने शादी भी कर दिया, उसके अभी 1-2 महीने बच्चे हुए। और हमने तो समाज के लिए अपना पूरा जीवन ही निछावर करके रखा है। हमारे माता पिता का अच्छा सपोर्ट है। उन्होंने कहा कि समाज में एक ऐसा नाम बनाइए, एक ऐसा माहौल बनाइए जो समाज में आज तक कोई कभी न किया हो। इसलिए हमने अभी तक कुछ ज्यादा वो नहीं सोचा और भविष्य में भी नहीं सोचते हैं कि समाज के लिए ही पूरा जीवन समर्पण रहेगा। और हम लोग संघर्ष करते हैं। हमारी माता जी भी आज दूसरे की मजदूरी करती हैं, तो हम लोग को भी लगता है कि इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी अगर माता पिता दूसरे की मजदूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी शर्म आता है। लेकिन जब समाज की हालत दुर्दशा देख लेते हैं, और हम लोग 3 भाई हैं और हमारी बहन भी नहीं थी, तो माता पिता ने हमारा काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं और शायद आगे भी करते चले आएंगे। उनका जो जितना रहता है तुम्हारे लिए काफी है, हमारे लिए तो भगवान ही है। थोड़ा तेज बोलूंगी। आंदोलन पे ही आते हैं वापस। सोनम वांगचुक के बारे में, जैसे अभी उनका लगभग कुछ समय पहले ही उनका भी अनशन चल रहा था और उनकी मांग थी लद्दाख में मांग थी, उस पे आपका संगठन या आप क्या रहा है? सोनम वांगचुक जी की बात जो है ना, जो वो शेड्यूल 6वीं सूची की बात कर रहे थे लद्दाख की, और उन्होंने जो आंदोलन पहले किया था लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च किया, उसमें भी हमारी जय आदिवासी युवा की टीम ने उनका समर्थन किया। और जो लद्दाख को एक सांसदीय क्षेत्र घोषित करवाने के लिए जो उनका अनशन था, अभी हमारी जो भी लद्दाख जो सोनम वांगचुक जी के ऊपर मुकदमा हुआ आपको लगा, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को क्षति हुई। जो सोच लीजिए कि देश के लिए इतना बड़ा काम किया सोनम वांगचुक जी ने, समाज देश के लिए इतना काम किया, इतना संदेश मैसेज दिया। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो देश में जो नौजवान होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उन्होंने उनके लिए भी इतना अच्छा काम किया था। वो शायद है कि उनको पुरस्कार मिला सोनम वांगचुक जी। आज सोच लीजिए शासन प्रशासन के लोग सोनम वांगचुक जी को रास्को हो गया, में वो बंद है, अब उनको सोचिए जेल हो गई। तो समाज में कहीं ना कहीं तो ये कहीं ना कहीं क्रोध पैदा ही करता है। जो समाज की बात करता है, जो समाज की 5वीं 6वीं सूची की बात करता है, पैसा की बात करता है, तो वो हमारे लोग के ऊपर मुकदमा जेल कैसे हो जाता है। इसीलिए जो सवाल ये रहेगा कि जो आज भी का समय है, बड़े आंदोलन हो रहे हैं जगह जगह पे STs को लेकर के, शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के, तो जो आप बड़े जैसे अरावली का होने वाला है,
तो अभी इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि 1 तारीख को आपका अरावली को लेकर के है, तो अरावली में आपको समस्या क्या है और उस समस्या को आप कैसे देखते हैं और उसके लिए आप क्या करना चाहें, मतलब क्या बात रही अरावली की, तो अरावली से हमारे समाज में बस नहीं, पूरा मानव जाति में कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। अब उसके बाद देखिए कि मरुस्थल लगा है, रेगिस्तान का मरुस्थल लगा है। और अभी आपने देखा ही कोरोना काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन से हमारे लोग कैसे तड़प रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब वो पूरा जल जंगल जमीन नष्ट हो जाएगा और यहाँ के बड़े बड़े लोग उद्योगपतियों को दे देंगे, तो अगर सोच लीजिए कि वो जब रेगिस्तान का वो रेत रहेगा, अभी तो हमारे लोग एकदम स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, है ना, नहीं तो फिर वो रेत उड़ती रहता है कि अभी तो क्या मरुस्थल से अड़ जाती है रेत। अगर वो रेत अड़ गई, ठीक है, अगर नहीं पूरा पर्वत पठारी खत्म हो जाएगा। और अरावली विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, तो अगर वो नष्ट हो जाए हमारे मानव जाति में, है ना, हमारी मानव जाति में कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। हम लोग ये चाहते हैं, आपने भी दिल्ली का देख ही रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण क्या है, क्योंकि वहाँ जो पेड़ पौधे इतना ज्यादा है नहीं, पर्वत पठार देखने को नहीं मिलते। तो हमारे आदिवासी समाज को आप आज नहीं सदियों से लेकर देखेंगे कि क्या जल जंगल जमीन की रक्षा किया है, पर्वतों की रक्षा किया है और करता रहेगा। आप ये बताइए, दुनिया भर में इंडिजिनस आइडेंटिटी की बात हो रही है, ठीक है, कि भारत में सेंसस की बात होने वाली है कि अभी आ गया है कि भारत में जो है जनगणना होने जा रही है, तो आदिवासियों के लिए अलग से कोई धर्म कोड नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा। भारत की बात रही, विश्व में 194 देशों में आदिवासी निवास करता है। रही बात भारत की, तो आदिवासी समाज आदि और वासी शब्द से मिलकर आदिवासी समाज बना। ये आदि काल से हमारे लोग रहते हैं और हमारी एक परंपरा अलग से ही है, और हम लोग इसको जल जंगल जमीन पेड़ों की पूजा हमारी अलग ही सांस्कृतिक है, और हम इसको अलग ही रूप से देखते हुए हमारी पूरी समाज की पद्धति अलग है। तो इसके लिए हमारा जो भारत का है, भारत में हम लोग तो इसको अलग से देखते हैं। जो आपका संगठन है, क्या वो चाहता है कि ये धर्म कोड आना चाहिए, मतलब जनगणना में, जैसे कि पहले तो अब तो जो आदिवासी हैं उनको हिंदू धर्म कोड के साथ ही रखा जाता है, तो क्या उसको अलग से देखते हैं कि हमारा अलग होना चाहिए, मतलब जनगणना में हमारी अलग से गिनती होनी कि उसके साथ होना चाहिए, इसमें आपका क्या? बिल्कुल, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तब भी आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम आते रहे और अलग से इनकी जनगणना होती रही। 1991 से शायद की आदिवासियों को जो कॉलम था उसे चेंज किया गया, लेकिन जो आदिवासी समाज की कॉलम है, जो आदिवासी समाज के पूरे आदिवासी समाज के लोग जो एक उसको अलग कॉलम से देखते हैं, तो उसका जय आदिवासी युवा शक्ति पूर्ण रूप से समर्थन करता है, आगे भी करता रहेगा। क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा फॉरेस्ट राइट एक्ट है अपना FRA, उसके बारे में आप ये बताइए कि सरकारी डेटा कहता है कि देश में लगभग 40% जो फॉरेस्ट क्लेम है ना, रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या ये कारण है आदिवासियों की, क्या वो गलत डिमांड कर लेते हैं कि या फिर... जैसा कि आपने देखा ही होगा, जो फॉरेस्ट वाले जो है, जो आदिवासी जल जंगल जमीन हमारे महापुरुषों ने भी लड़ाई लड़ा, हमारे लोग आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये पूरा भारत देश ही आदिवासियों का देश है, ये हमारी पूरी भारत देश पहले ये गोंडवाना लैंड था, लेकिन आज के जो डाटा कहता है, तभी भारत का सुप्रीम कोर्ट का डाटा कहता है, आपने देखा भी होगा कि 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो वहाँ का डाटा कहता है कि यहाँ का 9% आदिवासी इस देश का रियल मालिक है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं होती, तब भी हमारा समाज, जब यहाँ की सरकारें नहीं मानती, आपने देखा ही होगा कि जब यहाँ का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भारत का आदिवासी इस देश का रियल मूल मालिक है, हम लोग उसी के डाटा को, उसी को लेकर हम लोग संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं। पुनर्वास के बारे में बताइए कि क्या होता है कि विकास के नाम पर जो विस्थापन होता है, तो वो हमेशा आधा अधूरा ही देखने को मिलता है। क्या वो पुनर्वास मिल पाता है उनको, जो आदिवासी जो अपनी जगह छोड़कर जाते हैं, कि एक तरीके से हमारा मतलब एक तरीके से उनका जो है डेवलपमेंट के नाम पे जो है किया जाता है, तो क्या... जो आदिवासियों को एक बात विस्थापन की, जो यहाँ से लोग हमारे प्लान करते हैं, तो जल जंगल जमीन जो हमारी ये पर्वत पठार है, ये पूरा देश ही हमारा है, हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो यहाँ का सरकार, जो आदिवासियों की विरोधी सरकार हो जाती है, इनको आए दिन जो प्रताड़ित करता है, क्योंकि वो कुछ लालचों के कारण, आपने देखा ही होगा, जो खनिज होते हैं, जो एक्स होते हैं, तो पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ आदिवासी समाज निवास करता है, वहीं ज्यादा निकलते हैं। इसीलिए जो उन्होंने रणनीति तैयार की आदिवासी समाज को प्रताड़ित करने के लिए,
और उनको पलायन करते हैं और उनका विस्थापन जो होता है, तो आपने देखा ही होगा कि जब यहाँ से लोग बड़े बड़े उद्योगपति हो जाते हैं, बड़े बड़े कंपनियों को ले आके और बड़े बड़े यहाँ कंजर्वेशन जैसे नाम से संस्था से हमारे समाज को पलायन करता है, इसमें भी हमारे समाज को कहीं ना कहीं बहुत क्षति होती है। और हम लोग आए दिन ये वन विभाग के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करते रहते हैं, हमारा समाज, क्योंकि जल जंगल जमीन, जब ये पूरा भारत देश एक बंजर जमीन जैसे था और हमारे महापुरुषों ने इस जमीन को, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, इस माटी को सोना बनाया, तब भी यहाँ के लोग, जो यहाँ की सरकारें हो जाती हैं, बड़े बड़े उद्योगपति को देखकर कहीं ना कहीं हमारे समाज को क्षति पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, आप ये बताइए जैसे कि क्लाइमेट चेंज पूरे दुनिया में इस समय जो है हो रहा है ना, तो दुनिया जो है ट्राइबल्स को नेचुरल मतलब प्राकृतिक संरक्षक के रूप में देखती है, ठीक है, पर वही सरकार माइनिंग के लिए उन्हीं के जंगल काटती है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल, हमारे पूर्वजों ने, आपने देखा ही होगा, जब देश आजाद नहीं हुआ तब भी हमारे लोगों ने, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा, इस पूरे विरासत को बचा के रखा। आज भी देखते होंगे आप, ज्यादातर देखने को मिलता हो जो आदिवासी समाज, अगर पेड़ की कटाई हुई, कहीं माइनिंग भी हुई, जहाँ आदिवासी समाज निवास करता है वहीं जाके माइनिंग करते। आज देख लीजिए जो अरावली पर्वत, उसको भी देख लीजिए, जो यहाँ की सरकार, जो यहाँ के सरकारों ने आज आदिवासी प्लान करने किया। अगर अरावली 800 मीटर फैली हुई है, ये एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कि 4 राज्यों से मिलकर बनी है, अगर उसको हम क्षति होगी, नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं मानव जाति में भी प्रभाव आएगा। अब वहाँ का जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, अब वहाँ ने सुप्रीम कोर्ट को जाटा कहा है, जो सरकारें कह रही हैं कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां होंगी वो अरावली पर्वत श्रृंखला पे गिनी नहीं जाएंगी। अब अगर 100 मीटर की पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी तो फिर हमारे पर्वत पठार भी लाचार हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारा हाथ पैर ही नहीं जाएगा तो वो कहीं ना कहीं लाचार हो जाएंगे। इसलिए हमारे पूरे समाज ने, पूरे संगठन के लोगों ने जो अरावली को बचाने का काम किया, और हम तो अरावली की बात नहीं करते, तो पूरा जो जल जंगल जमीन की बात है, जो पूरे पेड़ पौधे की बात है, तो हमारे आदिवासी समाज के लोग पेड़ों की देखभाल करते हुए, और जो माइनिंग की बात हुई, माइनिंग की जो यहाँ कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जहाँ बिलोंग करता है, वहीं कहीं ना कहीं इनका जो षड्यंत्र रहता है कि खनिज, जहाँ से आपने देखे होंगे, जहाँ भी सिटी होगी वहाँ बड़ी बड़ी उद्योग नहीं लगते। आज तो लीजिए कि जो हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाती हैं, चाहे सीमेंट की हो गई, चाहे किसी भी कंपनी हो जाए, चाहे खदानें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासी को क्षति होने का काम किया है। क्राइम डेटा पे बात करते हैं। एनसीआरबी का एक डेटा है, वो कहता है कि 2022-23 में ट्राइबल क्राइम्स पे नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या आपको लगता है कि कानून जो है बने हैं तो वो लागू नहीं हो पाते हैं, लोगों के बीच में कानून का डर नहीं है, कहाँ दिक्कत कहाँ पे हुई? बिल्कुल, ऐसा हम लोग को लगता है, हम लोग को नहीं, सभी को देखने को मिलता है जो क्राइम होते हैं आज हमारे समाज की, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ज्यादातर होता है, क्योंकि जो यहाँ का डाटा कहता है, अगर डाटा को ही मान लेते हैं, हमने आपको पहले बता दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट का डाटा बोला, ये जो यहाँ के आदिवासी रियल मालिक है, हमारे बाप दादा ने, हमारे पूर्वज ने यहाँ राजपाट चलाया है, और उसी को जो यहाँ की सरकारें हैं, जो यहाँ क्राइम होते हैं हमारे लोगों के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि ये भोले भाले लोग होते हैं, ये जंगल में निवास करते हैं, जंगल किनारे करते हैं, क्या इनकी जो सुविधाएं थी थोड़ी सुविधाओं से वंचित थी, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ ज्यादा क्राइम देखने को मिलता है। लेकिन जब भी सरकार का जो डर है, सरकार का जो रवैया है, क्योंकि हमारा समाज कहीं ना कहीं आज शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा जागरूक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका अभाव पहले से और अभी में शिक्षा में तो वृद्धि हुई है, पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो अब जो समाज में जो आपके जो युवा से जुड़ा हुआ आपका संगठन है, तो वो कैसे अब जो है उसको बदलाव में देख रहा है कि उनके मतलब वो शोषण समझने लगे कि वो शोषण हो रहा है, या जो भी आपने देखा ही होगा, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज का हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सभी समाज में परिवर्तन की जड़ होता है। हमारा समाज राजनीति से भी बहुत काफी पीछे था, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे था, सामाजिक स्तर में जब जाते थे इनके पास सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तब ये लोग एक दूसरे से संपर्क संबंध नहीं बना पाते थे, आजादी आवागमन का साधन नहीं थे, तो ये एक दूसरे के साथ नहीं बैठे थे। जैसे जैसे कहीं ना कहीं अब आवागमन का साधन हुआ, हमारे लोग पढ़ना शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा मजबूती आई, तो कहीं ना कहीं मजबूती आई, तो कहीं ना कहीं हमारे जो टीम है, हमारी टीम निरंतर समाज में जाके चौपाल लगा के, मीटिंग लगा के, सभा लगा के बताने का काम करती है कि जब तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे समाज का पालन पोषण नहीं होगा, एक अच्छी ताकत नहीं आएगी, एक समाज में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो उसमें हमारी टीम काफी निरंतर संघर्ष करती रहती है कि समाज में हमें बदलाव कैसे ला सकते हैं।
आप अपना डेली जो रूटीन रहता है, जैसे कि आप मान लीजिए मैया और सपना देख रहे हैं, तो सुबह से शाम तक का अगर आप ब्रीफ में बता सकते हैं कि आप क्या क्या काम करते रहते हैं। जैसे जमीन में आप रहते होंगे, जल जंगल जमीन की बात करते हैं आदिवासी लोग, क्या क्या एक्टिविटी क्या रहती है? आज तो हमारे समाज में ज्यादातर देखने को जमीनी मुद्दे आते हैं जी कि भारत देश जब गुलाम था जी तो हमारे आदिवासी समाज के पास 60 से 65% जमीनें हुआ करती थी। लेकिन आज जो डाटा बोलता है तो हमारे आदिवासी समाज के पास सिर्फ और सिर्फ 3% जमीनें हैं। और आज भी क्षेत्र में जो हम लोग जाते हैं, निरंतर जाते रहते हैं, तो क्या है ना, कहीं ना समाज में कि आज भी उनके बाप दादा के नाम पे रिकॉर्ड शो करता है। और यहाँ के जो दबंग लोग हैं, साहूकार लोग हैं, जो यहाँ के गुंडे हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को दबा के उनकी जमीन हड़पने का काम किया। और आए दिन जब बच्चे शिक्षित हो जाने के, जब पढ़ लिख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जब लगता है कि हमारा डाटा शो करता है, आज हम लोग अगर जमीन में, हमारी जमीन है, हम वहाँ कब्जा करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, तो आए दिन हमारे समाज का तब भी शोषण होता है, कहीं ना कहीं मारपीट भी हो जाती है। तो हम लोग जब मारपीट होती है तो लगता है कि समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ापन है। और उसी को देखते हुए हमारी टीम निरंतर जमीन के मुद्दे को तो हम लोग, हमारी टीम निरंतर देखती है, क्योंकि अगर जब तक हम लोग जमीन नहीं रखेंगे हम लोग को रहने की व्यवस्था नहीं होगी, तो हम लोग रहेंगे नहीं तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। इसलिए तो हम लोग ज्यादातर जमीन को ही देखते हैं। जमीन से जैसे आप काम करते हैं, है ना, जमीन में रहते हैं, मतलब कि दिन भर जो है आपका काम ही, तो आप देखते हैं कि पहले कुछ केसेस में क्या आप कुछ देख पा रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कितने केसेस पहले थे आपने कितने सॉल्व करवाए, जितना आपके द्वारा कुछ हो रहा है, या फिर आप देख रहे हैं कि कुछ पहले में और अभी में आपके संगठन की वजह से कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ऐसा कुछ बताओ। आपने जैसा कहा कि जमीनी विवाद है ना, जमीनी मुद्दे जो होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का डाटा भी कहता है गैर आदिवासी आदिवासियों जमीन नहीं ले सकते। तो जैसे जैसे हमारा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र में हमारे समाज लोग पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे उनको अगर पता चल रहा कि हमारी जमीन गैर आदिवासी लोग नहीं ले सकते, तो उस जमीन को हम लोग निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। जिनका डॉक्यूमेंट होता है तो उसकी लड़ाई हम लोग डंके की चोट में लड़के आपने दिया। और बात रही कि जो जल जंगल जमीन, जो यहाँ वन विभाग हमारे क्षेत्रों में, तो आज आप चले लीजिए सिवनी, बड़वानी, जितने भी ट्राइबल क्षेत्र है, ज्यादातर आदिवासी समाज बसा हुआ है वहाँ, तो आज आए दिन वन विभाग भी उनको प्रताड़ित कर रहा है। क्योंकि जैसे कि आपने पीवार होता है, पीवार होने के बाद भी जब हमारे लोग पंजीयन करवाते हैं, अधिकार दीजिए उसके बारे में, क्या जो नहीं जानते हैं उसके बारे में, जो अधिकार पत्र होता है ना, यहाँ जो जंगल की जमीन रहती है, तो अपन लोग जब खेती किसानी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो डाटा उनका होता है तो वो खेती किसानी करने के लिए दे देते हैं 3 साल 4 साल 5 साल, फिर कहीं ना कहीं उस जमीन को फिर वो पट्टे बनवाने के लिए भी काम करते हैं। फिर उसके बाद जब जो पीवार का होता है, रसीद जो होती है, तो किसी के जो यहाँ के लोग जो होते हैं, जैसे रेंजर हो गए, किसी लोग से ज्यादा संबंध को उन्हें काट देते हैं। लेकिन जब पूरा समाज खेती किसानी कर रहा, तो कहीं ना कहीं उस जमीन को प्रशासन को सोचना चाहिए, वन विभाग को सोचना चाहिए कि इन्होंने को हमने जो ये बंजर जमीन दिया, आज ये एक माटी को सोना बनाया है ना, तो कहीं ना कहीं अब उनको कहीं पलायन करेंगे। अब हमारी जैसे आप हमारी लत लग गई कि हम खेती किसानी करते हैं, अगर हमारी जमीन छिन गई फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे, फिर हमारा तो रोजी रोटी छीनने का काम किया। तो काफी जगह आपके पूरे मध्य प्रदेश की बस बात नहीं है, पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ ट्राइबल पाए जाते हैं, जहाँ आदिवासी समाज पाया जाता है, वहाँ ऐसी ही समस्या खड़ी हो जाती है। फिर वो कहीं ना कहीं संगठन से मदद लिए, शासन प्रशासन से मदद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ होता है। आपके अभी हमने सतना आपके मजगमा ब्लॉक और ये काफी विधानसभा जो चित्रकूट और नागौर, ये काफी, और आपकी परसमनिया पठार मैया साइड, तो वन विभाग ने भी इनका काफी न कहीं प्लान करने का काम करते हैं। यहाँ के लोगों के जमीन को जो है तो बड़े बड़े जैसे कंजर्वेशन हो गए, कंजर्वेशन के नाम पे यहाँ बना देते हैं। आज सोच लीजिए कि भारत देश में ऐसी विडंबना है कि आदिवासी एक ऐसा समुदाय था कि ताकतवर समुदाय जाना जाता है। इतना ताकतवर होने के बाद भी यहाँ की सरकार जो है, यहाँ इनको चीता पालना, भालू पालना है, बाघ पालना है, लेकिन जब तक आदिवासी नहीं रहेंगे तो आप फिर क्या आइडेंटिटी दिखाओगे। अच्छा, जो रिजर्व एरिया रहते हैं उन्हीं एरिया पे ट्राइबल्स नहीं रह सकते, अगर रह रहे हैं तो उनको वहाँ से पलायन करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस क्षेत्र में क्या है कि ट्राइबल तो आपको सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ज्यादातर मिलते हैं, और जहाँ ज्यादातर मिलते हैं तो आपने देखा ये वो जो 5वीं 6वीं की अनुसूची की बात होती है, जो पैसा एक्ट की बात होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं संरक्षक रहता है कि जो पैसा एक्ट होता है, तो पैसा एक्ट यही कहता है कि जो जहाँ आदिवासी समुदाय के लोग
बैठ के जो ग्राम सभा होती है, जब तक ग्राम सभा परमिशन नहीं देगी तब तक वहाँ के, चाहे वहाँ कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो, तब तक वहाँ के लोग नहीं चाहेंगे, जब तक वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आपको खदान लगाना हो, चाहे फैक्ट्री लगाना हो, चाहे पेड़ काटना हो, चाहे आपको एक ईंट यहाँ से रख के वहाँ भी रखना होगा, जब तक वहाँ ग्राम सभा आपको पारित नहीं करेगी, परमिशन नहीं, जब तक आप नहीं कर सकते काम। हाँ, ग्राम सभा की बात होती है, हमारे पास एक प्रावधान है ग्राम सभा को लेकर के, जो रिजर्व एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे ग्राम सभा को बहुत शक्तियाँ दी जाती हैं। तो क्या वो शक्तियाँ सही में उनके पास है भी, कि केवल ये एक तरीके का? देखिए, आपको हमने पहले ही बता दिया, अभी बता रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का डाटा कहता है, जो सरकार की कागजों में हो जाता है, वो तो क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, लेकिन काफी दिन लग जाते हैं। जैसे हमने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डाटा है 5 जनवरी 2011 को जनगणना हुई, यहाँ के लोग, यहाँ बोलता है कि डाटा जो बोलता है उनका, कि यहाँ का जो आदिवासी समाज है भारत का प्रथम नागरिक है। तो आपने देखा कि यहाँ के लोग नहीं मानते, तब भी उनके साथ आए दिन प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं। मेरा डिसीजन ले पा रहे हैं, मेरे ग्राम सभा में से बनती हो सकते हैं। हाँ, तो जैसे देखिए, मैं वही बता रहा था कि जैसे जो है, तो आपने ग्राम सभा की बात कही, तो ग्राम सभा में देखने को नहीं मिलता। अगर ग्राम सभा में देखने को मिलता तो यहाँ जो बड़े बड़े यहाँ पेड़ कटने लगते हैं, बड़े बड़े जंगल कट जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये खदानें दे देते हैं, खनिज निकालने के लिए दे देते हैं परमिशन, तो कैसे भी हो सकता। उसी से मेरा प्रश्न ये था कि जो भी वनों का जो है, तो उसको बेचने का अधिकार जो है उन्हीं के पास है। इसमें जो है बिचौलिए बीच में आ जाते हैं, जो पैकारी, जिसमें पूरा एक मसला आ जाता है। तो पैकारी में जैसे ग्राम सभा का कहीं ना कहीं इंटरवेंशन है, मना कर पा रही है वो, क्या वो डिसीजन ले पा रही है? ये ग्राम सभा जब डिसीजन नहीं ले पाती, क्या है, ग्राम सभा में जब हमारे लोग नहीं रहते, जब ज्यादा जहाँ के लोग शिक्षित नहीं रहते, तो क्या है ना कहीं कि यहाँ के लोग ने बड़े बड़े नेताओं से, मंत्रियों से साठगांठ बना लेते हैं, फिर उस ग्राम सभा की परमिशन की अनुमति के बिना भी काम चालू कर देते हैं। आपने जब देखा ही होगा कि जब आंदोलन होते हैं, किसी चीज को लेकर आंदोलन होते हैं, तो वही होता है कि जिस ट्राइबल क्षेत्र में जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा जब परमिशन नहीं देते, जब वहाँ के पूरे लोग सहमत नहीं होते, तब न कहीं आपको आंदोलन देखने को मिलता है। और कहीं कहीं के आंदोलन तो ऐसे भी हो जाते हैं कि बड़े बड़े उग्र भी हो जाते हैं, और हमारे लोगों को, शासन के लोगों को क्षति होती है, और हमारे समाज के लोगों को क्षति होती है। तो जो डाटा बोलता है, जो कागज में होता है, वो रियल क्षेत्रों में, गाँवों में नहीं देखने को मिलता है। डेटा तो एक अलग चीज होती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो आप बताएंगे, क्योंकि आप घूमते रहते हैं। तो सर ये बताइए कि वुमेन सेफ्टी पर बात करेंगे, तो आदिवासी महिलाओं के खिलाफ बढ़ते क्राइम्स पर मीडिया और प्रशासन अक्सर खामोश बोल सकते हैं। हाँ, कि क्या लगता है, आप ये सही बात है? आप इस पे एग्री करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजें बदल गई हैं? कुछ चीजें जो कि आज भी देख लीजिए कि जो जिनकी बात रहती है, चाहे मीडिया की बात ले लीजिए, कहीं ना कहीं मीडिया दिखाने का काम करती है, लेकिन जो उनके लोग, करीबी लोग हो जाते हैं, अगर वही क्राइम करता है तो वो भी नहीं दिखाते। आपने देखा ही होगा मणिपुर, है ना, मणिपुर घटना भी देखे होंगे कि महिलाओं को बिना निवर्पक करके, बिना कपड़े के चौराहे में घुमाना, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ पीड़न करना, फिर इनकी FIR नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को भी क्षति होती है। और आए दिन तो देख रहे हैं कि जो रेप भी होते हैं तो काफी होते रह रहे, लेकिन FIR जो नहीं होती, कहीं ना कहीं एक तो हो जाता है परिवार के, हम यही करना चाहते हैं। एक होता है कि एक समाज का पूरा उस तरीके से दबाव होता है, तो इसमें एक परिवार वाले तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, जो परिवार रिपोर्ट ही नहीं थ्रू दर्ज कराना चाहते, तो चीज क्या रहता है कि आपने देखा कि महिलाओं का जो पीड़न होता है, महिलाओं बस के साथ नहीं, ये तो पूरा आदिवासी समाज के साथ ही होता है। आपने जो हमने मणिपुर की घटना बताई, आप चाहे सीधी साफ ले लीजिए, आप अभी खरगोन ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के साथ होता रहता है। आपके छिंदवाड़े में भी देख लीजिए, तो ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, आप चाहे राजस्थान देख लीजिए, चाहे तेलंगाना देखिए, महाराष्ट्र देखिए, सभी जगह जहाँ जहाँ ट्राइबल है, तो ट्राइबल के साथ नहीं, ये कहीं ना कहीं सभी समुदाय के साथ होता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाओं के साथ होता है, तो कहीं सरकार को एक्शन ज्यादा लेना चाहिए। पुलिस के बारे में बताइए कि क्या आप पुलिस और आदिवासियों के बीच में वैसे देखते हैं कि सब जगह पुलिस को लेकर के लोगों के बीच में निगेटिव ही इमेज बनती है? बिल्कुल, क्या जैसा रहता भी है कि जो पुलिस होता है, पुलिस कहीं ना कहीं अपने पावर का भी गलत इस्तेमाल करती है, और आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा ऊपर वो इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक से जुड़ी बात रहती है। आपने महुआ शराब की बात सुनी होगी, है ना, क्योंकि वो हमारे कुल देवताओं के लिए चढ़ती है, वो हमारी एक परंपरा धरोहर है, तो उनका भी वो कहीं ना कहीं ज्यादा क्षति करने के लिए हमारे आदिवासी समाज को छटपटाने का काम करती है। और ये जो डाटा कहता है कि जो चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, प्राकृतिक जुड़ी कोई बात हो, हमारा समाज सदियों से जल जंगल से ही आके पालन पोषण किया। आप अगर देखते भी होंगे कि हमारा जो
समाज, आदिवासी समाज, अगर वहाँ जंगल में कुछ भी उपज करने की बात की है ना जाता है तो उसको ही प्रताड़ित करते हैं। और यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी लोग कहीं ना कहीं हमारे समाज को ज्यादा क्षति करते हैं। वो क्योंकि लगता है उनको कि ये आदिवासी समाज पढ़ा लिखा विश्वास नहीं पैदा हो पाता। नहीं पैदा नहीं होती, बिल्कुल पैदा नहीं होती। क्योंकि हमने थाने में काफी हमने जाते भी रहते हैं कि आदिवासी समाज में अगर लड़ाई हो गई तो वो तो कहीं ना कहीं FIR भी नहीं लिखते। अच्छा, अभी भी ये चीजें अभी भी देखने को पूरे क्षेत्र में देखने को मिलती है कि वो FIR नहीं करते। फिर कहीं ना कहीं वो जो पीड़ित परिवार होता है कहीं ना कहीं अपने परिवार, नात रिश्तेदार या कि फिर संगठन से मदद इसलिए लेता है कि उनको भी लगता है जब ये हमारे शासन के लोग, जो ये पुलिस वाले लोग हमारे साथ शोषण करते हैं तो इसके लिए हम लोग कैसे करें। आपने जो SC ST थाना में देखा जाट समाज जो होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लोग वहाँ भी सेफ नहीं हो पाते, वहाँ भी हमारे समाज नहीं हो पाता कि हमको वहाँ पर मदद मिलेगी ऐसा। बिल्कुल। कुपोषण के ऊपर बात करते हैं। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में 25% बच्चे जो है अंडरवेट रह जाते हैं। खास करके मध्य प्रदेश का डेटा जाता है कि कोई पश्चिमी मध्य प्रदेश के कोई जिले हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अंडरवेट बच्चे, मिड डे मील बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जब कोई सरकारी डेटा ये कह रहा है कि वहाँ पर जो है ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बच्चे जो अंडरवेट रह जाते हैं तो किसकी गलती ये मानी जाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को भी लगना चाहिए कि जो ट्राइबल, ज्यादातर ट्राइबल क्षेत्र में भी आप देखे होंगे कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। सही बात है ना, कहीं ना कहीं वो नशे के लत में होते हैं। है ना, अब क्या है कि जो आवाज फैक्ट्री हुई होती है ना, बड़े बड़े शराब की माफिया वालों की लोग वहाँ बड़े बड़ी फैक्ट्री लगा देते हैं। हम कहीं ना कहीं हमारे समाज को कमजोर करने के लिए इन्होंने जो षड्यंत्र रचा, जो ये तो उनके बगैर हमारे समाज के लोग कुपोषित हो जाते हैं। है ना, इतने अगर आपको बता दें कि आप अगर कभी भी इतिहास में उठा के देख लीजिएगा कि आदिवासी समाज एक ऐसा समाज था कि चलती हुई ट्रेन को भी रोक सकता था अपने वादों से, लेकिन कहीं ना कहीं आज सरकार जो है षड्यंत्र के माध्यम से हमारे लोगों को कमजोर करने के लिए ये शराब होती है, ये शराबों में केमिकल मिला के हमारे लोगों को जबरदस्ती पिलाती है। आपने देखा ही होगा कि चाहे कोई भी राज्य ले लीजिए, जहाँ जहाँ शराब बंद है, चाहे बिहार ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, तब भी जब हमारे लोग ज्यादा प्लान करते हैं, गुजरात भी जाते हैं और आपके कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जाते हैं, जहाँ जहाँ शराब बंद है, गुजरात की ज्यादातर बात हुई, गुजरात में शराब बंद है, तब भी हमारे लोग वहाँ प्लान करके काम मजदूरी करने जाते हैं, तब भी वहाँ शराब हमारे लोगों को पिलाई जाती है। और ऐसी शराब पिलाई जाती है कि हमारे लोग अगर शराब पिए, केमिकल शराब पिएंगे तो छुट्टी होगी। पलायन का वेस्टर्न एमपी में है, वो ज्यादातर ट्राइबल डोमिनेट एरिया। रही बात पलायन की, अभी हमारा जो आदिवासी युवा संगठन ने जो पलायन की बात रही, वहाँ भी हमारे लोग काम कर रहे हैं कि हम अपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक, आर्थिक और ये रोजगार देने का काम करें। तो उसके लिए हम लोग ने बड़े बड़ी हमारी मीटिंगें, हमारे लोग बैठ के मंथन करते हैं, हमारा पूरा समाज मंथन करता है कि अपने लोगों को किस तरह से रोजगार दे कि ये पलायन न करे। पलायन करने से हमारे लोगों को और क्षति होती है। पलायन का जो मूल उद्देश्य होता है, जैसा कि हमारे लोग जैसे कि एक परिवार से पति पत्नी अगर बाहर गए, अब बच्चे को लेके भी अगर वो बाहर जाते हैं तो वो बाहर जब ले गया तो बच्चे की जब नामकरण होता है, जब स्कूल विद्यालय में भेजने की बात होती है, वो विद्यालय में नहीं भेज पाते, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको क्षति होती है, फिर वो शिक्षा से बहुत दूर तक वंचित हो जाते हैं। तो हम लोग को भी तो ये लगता है कि यहाँ पलायन, अगर ये पलायन रुक जाएगा, अगर इनको रोजगार यही मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पढ़ने में भी स्ट्रांग हो जाएंगे। आदिवासी समाज के बीच में एजुकेशन को लेकर के अब ये तो क्लैरिटी आ गई कि हमको पढ़ना जो बहुत जरूरी, तो क्या अभी भी जो अभिभावक हैं वो पढ़ाना चाहते हैं? मतलब एकदम ही क्लैरिटी आ गई कि हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल हो गया है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे आप देखते हैं कि हमारे ही समाज में ऐसे हो रहा है? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा का स्तर सब देश में भी गिरता रहा, अभी भी गिर रहा है। आपने देखा ही होगा मध्य प्रदेश की बात, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। आपने देखा ही होगा कि 649 स्कूलें बंद हो गई, और वो भी ट्राइबल क्षेत्र की स्कूलें बंद हो गई। अगर हमारे बच्चे तो स्कूल जाना सीखे थे, अगर वहाँ तो स्कूलें बंद हो जाएंगे तो हम लोग प्राइवेट में हमारे बच्चे ना पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। और क्या है कि आपने ट्राइबल क्षेत्र में हम लोग ने सर्वे किया, हमारी पूरी टीम ने सर्वे किया कि अभी तक कुछ ऐसे आदिवासी समाज के लोग हैं कि अभी उनका डाटा रिकॉर्ड नहीं बने, अभी उनके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर ID कार्ड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार उनके साथ षड्यंत्र करती है, क्योंकि वो वोट ले लेती है और इनको बड़े बड़े जैसे लाभ होते हैं, आवास हो गया और कुछ भी लाभ हुआ तो उनको नहीं मिल पाता। क्या जागरूकता की कमी है कि सरकार की कमी? बिल्कुल, जागरूकता की तो कमी बहुत ही है, समाज में जागरूकता की कमी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार जिस तरह उनसे वोट ले रही है, जैसे उनका वोटर कार्ड बनवा रही है, जो लाभ देने वाले
पात्र व्यक्ति हैं, तो उनको लाभ देने के लिए भी जो योजनाएं बनती है, जो उनके रिकॉर्ड बनते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनते हैं, उनको देना तो चाहिए। मतलब आसान करना चाहिए प्रक्रिया को। बिल्कुल। ऐसा। अभी आपने देखा ही होगा कि कई डॉक्यूमेंट ऐसे हो गए कि विद्यालय में अनिवार्य रूप से हो गए, जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब जिनके माता पिता का डॉक्यूमेंट नहीं बना तो बच्चे का डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा? सही बात है। अब माता पिता का यहाँ निवास नहीं बना, आय नहीं बना, और आप देख ही रहे हैं कि उनकी जात तक नहीं बनी, जात सर्टिफिकेट नहीं बना, तो अब सोच लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना तो बच्चे का एडमिशन हम किस बेस में कर लेंगे? सही बात। कहीं ना कहीं बच्चे फिर उस शिक्षा का स्कूल विद्यालय में जाने से डरते हैं, कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं। आपने देखा जो आधार कार्ड की बात ले लेते हैं, आधार कार्ड तो बना, लेकिन अब एक ऐसा आधार हो गया कि बच्चों का जो आधार कार्ड है, तो विद्यालय में बच्चों को आपको देखने को मिलेगा कि उनका काफी आधार कार्ड रिजेक्ट होगा। जब उनके रिजेक्ट हो रहा है, उनको प्रेशर किया जाता है, फिर उनको बनवाने से बार बार नहीं बनते। तो ट्राइबल क्षेत्र में तो ये देखने को आपको मिल जाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि आज के टाइम में एजुकेशन जो है पूरी ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। 15 से 20% जो ट्राइबल रीजन्स में इंटरनेट है, ये आप सब समझेंगे कि वहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होता, वहाँ पास संख्या भी कम होती है बोल सकते हैं, या फिर वहाँ तक पहुँचना, टावर्स लगाना, या फिर जो भी एक प्रक्रिया होती है वो करना मुश्किल होता है। ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, सिर्फ पूरी ऑनलाइन हो गई है, सारे जितने भी अच्छे हमको टीचर्स मिलते हैं सारे ऑनलाइन मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा एक सिस्टम ही चल रहा है। तो हमारे बच्चों को क्या लगता है वो देश से बाहर तो नहीं होंगे? एक तरीके से हम देखें अगर एक्सेसिबल तो है नहीं, इंटरनेट है नहीं वहाँ पे ऐसे दूर जगहों में, तो क्या देखते हैं इसको कैसे सही कर पाएंगे? आपने जो इंटरनेट से शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का माध्यम, इसका भी सराहनीय कार्य है, लेकिन आप सोच लीजिए कि जिस क्षेत्र में आज तक वहाँ बिजली नहीं पहुंची हो, लाइट नहीं पहुंची हो, तो वहाँ इंटरनेट के माध्यम कैसे पहुंच सकते हैं? सही बात। आज तक हमारे लोग ने कहीं कहीं ऐसे ट्राइबल क्षेत्र हैं कि वहाँ आपने उन्होंने उजेला न देखा होगा लाइट से, लाइट। तो अब सोच लीजिए वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा, उनका जीवन यापन कैसे होता होगा? हमारी तो हम तो सरकार, शासन और लोगों से यही करते हैं कि आप एक टीम गठित करिए। जिस तरह आपने उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाने का काम किया, जिस तरह आप उनको गुमराह करने का काम करते हैं, उस तरह से आप उनकी टीम बनवाइए और इंटरनेट के माध्यम वहाँ पहुँचाइए, ताकि वहाँ के लोग पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार की बात करेगा। एक अच्छी बात देखने को मिलती है हमको, ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, आदिवासियों के पास जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है, जो ज्ञान जो है मॉडर्न साइंस के साथ उसको कैसे यूज किया जा सकता है? आपने प्राकृतिक जुड़ी बात कर दी कि जो जड़ी बूटी, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि आप ये देखते होंगे सब जगह नेचुरल की बात होती है कि सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है हमको यूज करना चाहिए, और सबसे ज्यादा नेचुरल अगर कहीं पे कुछ है तो वो बहुत जो शहर से दूर है, और उनको जो है वो नॉलेज भी है उस चीज का कि जो जड़ी बूटियां या फिर जो भी मेडिसिन है के पास, तो उसको जो है हम कैसे जो है मॉडर्न साइंस के साथ उसको उसका मर्ज करा सकते हैं, उनका ज्ञान जो है हम कैसे यूज कर सकते हैं ताकि सारे समाज में जो तरीके से। आपने जो कहा कि प्राकृतिक जो जड़ी बूटी होती है, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जब ये भारत देश नहीं पूरे विश्व की बात करते हैं, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? आदिकाल पहले से आदिवासी निवास है, आदि और वासी है ना। तो आदिवासी जब निवास हुआ, अगर विज्ञान की भी खोज हुई तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज हुई है। एक अगर माचिस की भी खोज हुई तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज किया। पहले आपको देखने को मिलते थे, पढ़ने को भी मिल रहे थे कि जो औजार होता हमारे पूर्वज है ना, पत्थरों के औजार बना के है ना, क्या कैसे करके, और जो आपको जो मिल भी रहा है ना विज्ञान में मिल रहा है कि वैज्ञानिक तरीके से कि औषधि हमारे जो ये हम लोग तो यही एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक जो हम लोग को औषधि देती है, जो प्राकृतिक हमको पेड़ पौधे से मिलता है, हम लोग उसको औषधि मान के कहीं ना कहीं औषधि से ही तो पूरी प्रकृति चलती है। तो ये हम लोग, जैसे आपने देखा ही होगा कि जब कुछ भी हो जाता है तो औषधि भी किससे बनती है ना, जो मेडिसिन भी बनती है तो औषधि से ही बनती है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज इसीलिए प्राकृतिक पूजा, इसीलिए पेड़ पौधे की पूजा करता है। आज भी हमारे कहीं कहीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग भी पेड़ पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं औषधि जो हमको प्राप्त कहाँ से होती है? पेड़ों से होती है, जंगलों से होती है। जब उनका हम लोग संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो हम लोग औषधि कहाँ से मिलेगी? इसलिए हमारे लोग जो है ना इसको बड़े सावधानी पूर्वक से बोलते हैं कि ये ना कहीं हमारी बाप दादा की विरासत है, धरोहर है, इसीलिए हम लोग तो उसको बचा कर रखते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपको विज्ञान की जितनी भी जहाँ खोज हुई तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से सीख लिए हैं, तब जाके कहीं मिली है। एमपी में 47 जो है रिजर्व सीट्स हैं ट्राइबल्स के लिए, ठीक है, लेकिन जो ट्राइबल्स मुद्दे हो जाते हैं कई बार, ऐसा आपको लगता है, मतलब आप किस में क्या राय है कि हमको मुद्दे रह जाते हैं इस बात? आपने देखा ही होगा भारत में 545 सीटें सांसद की हैं,
है ना। लोकसभा की सीट है 547, 47 सीट वहाँ कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के सीटें रिजर्व है। और रही बात बात रही मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जो बात रही, जो राजनीति की बात आई, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि विधानसभा की सीटें 230 सीट है ना, 230 सीटों में अपन ट्राइबल के लिए 47 सीट रिजर्व है। और लोकसभा की सीट आपको देखने को मिलता है 29 जो लोकसभा सीटें हैं, 29 तो लोकसभा सीट की है लोकसभा की, फिर राज्यसभा की 11 सीटें हैं। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के जो ट्राइबल है ना, सांसद की सीटें तो हमारे लिए 6 से 7 सीट रिजर्व है, वहाँ भी हमारे लोग जाते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय, अब तो ट्राइबल क्षेत्र ट्राइबल ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो मुद्दे से भटक जाते हैं, आपने क्षेत्रीय मुद्दे को बात नहीं रख पाते। तो मैं ये मानता हूँ जो सरकार होती है, जो उनकी एजेंडा होती है, तो कोई भी सरकार जो हमारे नेता बन जाते हैं, जो हमारे समाज को उद्धार नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं उनको जो होता है तो लिखा लिखा खबर आता है, वो डायरेक्ट जब उनको पढ़ना होता है वो पढ़ देते हैं। जब तक वो जमीन से जुड़े लोगों की मदद नहीं करेंगे, जमीन से उठा व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा, तब तक उनको पीड़ा उनको महसूस नहीं होगी, अपने लोगों को दर्द नहीं महसूस होगा। आप तो देखिए 47 की जो रिजर्व है, हमारे ही लोग विधायक बनते होंगे, आदिवासी समाज के विधायक बनते होंगे। अगर वो चाहें तो सरकार, वो अलग सरकार बना सकते हैं, अपनी अलग मांग रख सकते हैं। लेकिन कुछ विधायक ऐसे होते हैं कि जो पार्टियों को दबाव में इतनी संख्या होने के बाद अब सोच लीजिए कि अगर इनको ये करना होता है तो आदिवासी समाज में ट्राइबल क्षेत्र है ना, और कहीं ना कहीं अब ये मध्य प्रदेश में भी 89 ब्लॉक है जो ट्राइबल क्षेत्र ही है ना। तो 89 ब्लॉकों में ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइबल की बात होती है, 5वीं 6वीं सूची की बात होती है ना, 65 की बात होती है, तो उनको देखना भी चाहिए कि यहाँ की आदिवासी समाज को क्या दिक्कतें हैं, क्या जरूरतें हैं, तो जरूरतें पूरी होनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश की बात है, कहीं ना कहीं आप जाकर देख लीजिए कि आज भी आदिवासी समाज, जिनके बाप दादा यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, आज भी आदिवासी समाज यहाँ कहीं ना कहीं शासकीय जमीनों में बिलोंग करता है, उसके पास पट्टे की जमीन नहीं है। तो वो सोच लीजिए कहीं ना कहीं सरकार की तो कमी है, सरकार का षड्यंत्र है कि अब सोच लीजिए कि जो हमारे विधायक, उनको सोचना चाहिए कि उनके क्षेत्र में भी यार लोगों को पट्टा नहीं मिल रहा, वो अपने क्षेत्रीय लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं जब जाके संगठन वहाँ जन्म लेता है, संगठन अलग से लोग काम करते हैं, फिर इसलिए उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। आने वाले चुनाव में लोग भी बार बार थोड़ी फिर देखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती है। अब देख लीजिए जो व्यक्ति सड़क से सदन तक लड़ता है की चर्चा दूसरी होती है, और जो लोग खबरें पढ़ते हैं, जो उनको लिखा मिला जाता है पार्टी का, उनकी वैल्यू नहीं रहती। सही बात है। एक बार जीतने के बाद दोबारा वो चुनाव जीत पाते, दोबारा क्वालिफाइड नहीं कर पाते। हम लोग तो ये कहते हैं कि जब आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट से सीट रिजर्व मिली है ना, ये विरासत मिली, तो आपको अपने क्षेत्र की काम करना चाहिए, आपको अपने लोगों के क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए कि हमारे लोगों को क्या चाहिए, अब सरकार क्या चाहिए, हमारे लोगों को क्या चाहिए, स्वास्थ्य, रोजगार, है ना, बिजली, पानी, विद्यालय, तो यही चाहिए। अब ये भी हम लोगों को तब उपलब्ध नहीं करवा पाते। अब सोच लीजिए ट्राइबल की 649 स्कूलें बंद हो रही हैं, हमारे बच्चों में क्या सी आफत आएगी। हमारे बच्चे तो आज स्कूल जाना सीखे थे, अब हमारे बच्चे फिर नहीं जाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं सांसद को, जो ट्राइबल वाले सांसद हैं, मैं सभी की बात नहीं करता है ना, सभी तो क्षेत्र में जाते, लेकिन खासकर जो ट्राइबल के लोग हैं, जो ट्राइबल में राजनीति करते हैं, उनकी बात है कि अपने क्षेत्र को सुधार सकते हैं, है ना, क्योंकि फिर आने वाला जो भविष्य अच्छा देखने को मिले। इसी से जुड़ा मैं प्रश्न आपसे करता हूँ कि आप, अगर आपको देखना हो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी या सबसे बड़ी असफलता एक ही बता दीजिए, है ना, और एक सबसे बड़ी जब देखिए कि हाँ यहाँ ठीक काम हो गया है, यहाँ हम तारीफ कर सकते हैं, एक आप गलती बता दीजिए और एक आपने देखा ही होगा कि भारत देश को आजाद हुए, है ना, 89 साल होने लगे। आज सोच लीजिए कि जिस गांव में बिजली की सुविधा न हो, पानी की सुविधा न हो, तो सरकार को हम कैसे धन्यवाद दे दें, और उस सरकार को, उस शासन को, उस प्रशासन को कैसे धन्यवाद दे दें कि हाँ भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी होने के बाद भी, और उसी नागरिक होने की आज यहाँ इतनी अच्छी बात सुनने को मिलती है कि आदिवासी समुदाय से होने के बाद भी उच्च राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं। तो उनको भी देखना चाहिए कि आदिवासी समाज में इतनी विडंबना है, इतनी आफत है, इतने इनके साथ प्रताड़ित होता है, उसको भी देखना चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोग, अब देख लीजिए जब कांग्रेस की सरकार है ना, सरकार की हम लोग अवहेलना नहीं करते ना, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो थी तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के पास जमीनें और ये जो वन विभाग था वो प्रभावित नहीं करता। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार यहाँ आई है, हमारे आदिवासी समाज में आए दिन सोशल अत्याचार करने देखने को मिल जाता है।
तो सरकार से हम किस तरह उसे वो करें कि हमारे समाज में ऐसी प्रताड़ना ना हो। वन अधिकार अधिनियम 1985, ठीक है, क्या उसके तहत जो है हमको जो ट्राइब्स होते हैं उनको बांटे जाते हैं पट्टे, है ना? क्या वो काम अभी भी जारी है या फिर उसमें कुछ? बिल्कुल, जो आपने बात कही है ना, वन अधिकार अधिनियम 1985 की बात की, जी। हमारे समाज के लोगों को जो जमीन मिली थी, हमने आपको पहले भी जिक्र कर दिया था कि जो वन विभाग हमारे समाज को जमीन दिया, अभी जो आपने देखा ही होगा वन अधिकार अधिनियम 2006 में लागू हुआ, और अभी जो संशोधन हुआ हमारे साथ, जो समाज में संशोधन होता है, जल जंगल जमीन का यहाँ की ये बारिश है, ये यहाँ खेती किसानी कर सकते हैं। आज जो वहाँ पट्टा अधिकार पत्र होता था देने का काम किया, लेकिन आज उन्हीं अधिकार पत्र में जो ट्राइबल निवास करते हैं उसी जमीन में तो वो कंजर्वेशन जैसी माध्यम को लॉन्च करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं। इसीलिए तो हमारा समाज आंदोलन करता है। आपने देखा ही होगा कि हमारे काफी आदिवासी समाज के लोग आंदोलन क्यों करते हैं, जो कहीं ना कहीं वन अधिकार नियम जो 1985 में मिला, हमारे लोगों को जो पट्टे की जमीन लगा, तो वो कहीं ना भोले भाले लोग थे, उनको लगा कि जब जमीन मिल रही तो ये हमको पट्टे की जमीन मिल गई, फिर वो नहीं करवाए। तो अब 2006 आया, फिर 2022 में भी वो संशोधन हुआ, कहीं ना कहीं हमारे लोग जो वनों से लाभ होता है वो भी वंचित हो रहे हैं। सरकार उनको कहीं ना कहीं, अब देख लीजिए जैसे की बात आती है कि जब जल जंगल जमीन की बात होती है, फिर जो हमारा समाज जब आंदोलन करता है, कहीं ना कहीं ये सब देख के, षड्यंत्र को देख के कहीं ना कहीं वो फिर नक्सल रूप ले लेता है। वो नक्सल रूप इसलिए ले लेता है क्योंकि सरकार जो होती है उनकी बात नहीं सुनती, और नक्सलवाद नहीं सिर्फ वो पेड़ पौधे जल जंगल जमीन बचाने की बात करता है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है। नक्सली पे जो आप बात कर रहे हैं, नक्सल पे याद आता है छत्तीसगढ़ में अभी जो हाल में जो हुआ, जो भी पूरा मामला था, उसमें आप ये बताइए कि आप उसको किस तरीके से, आपका जो संगठन है पूरा, वो उसको कैसे देखता है? बिल्कुल, आपने जो अभी हिडमा दादा की बात कही, जो बस्तर की बात है, पूरे प्रदेश की बात है, जो कि अपन जल जंगल जमीन की लड़ाई। अब ये आपको जो नक्सली है, नक्सली का अर्थ पता होना चाहिए कि नक्सल ये बने क्या, नक्सल ये बने किस तरीके से है। अब ये नक्सली जब बन गए तो किसको क्षति पहुंचाते हैं? आपने कभी देखा होगा कि जो नक्सली होते हैं वो समाज के नक्सली हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी साहूकार लोगों को लूटते हो, राह चलते व्यक्ति को लूटते हो, किसी को प्रताड़ित करते हो, किसी गांव में डाका डालते हो, आपने कभी देखा? वो कहीं ना कहीं आपने जब देखने को मिलता होगा कि कहीं ना कहीं वो जो जल जंगल जमीन के संरक्षक है, अब ये बड़े बड़े उद्योगपति को देते हैं, तो उसका जो नक्सली बनने का जो कारण होता है, आप तो सोच लीजिए जो कि यहाँ का सरकार है, जो यहाँ के शासन लोग हैं, जो सब चलाते हैं, आदिवासी समाज को आदिवासी नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। फिर कुछ दिन में वनवासी कहते हैं, वो स्वर्गवासी भी कह देंगे। तो इस सरकार की जो मनगढ़ंत कहानी है, इसमें हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ये पूरा भारत देश विश्व में आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो भारत की और कहीं ना कहीं सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं वनवासी जनजाति गौरव दिवस मनाती है ना। तो हम लोग इसको जनजाति क्यों माने? हम लोग जब आदिवासी हैं, जो हमारा पूरा समाज आदिवासी मानता है, तो हम इसको जनजाति गौरव दिवस क्यों माने? कि अभी वो जनजाति कहती है, फिर वो स्वर्गवासी कहेगी, तो हम लोग कहीं ना कहीं, तो हमारे जब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको देखते हैं। और बात जो नक्सल की बात है, आपने देखा ही होगा कि अभी सिंगरौली के भी जंगल कट रहे थे, आपने सीधी के जंगल कट रहे थे। कहीं ना कहीं ये जंगल जब पूरे प्रदेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग का जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है कि हमारे लोग इसकी जो विरासत बचा कर रखे, हम इसको छोड़ेंगे कैसे? ये छोड़ नहीं पाते, फिर बोल दे नक्सली बोल देते हैं। नक्सली बनने का कारण भी तो पता होना चाहिए सरकार को। बिरसा मुंडा जी एक स्वतंत्रता हमारे सेनानी टाइप में देखे जाते हैं, मतलब उनका एक सम्मान है हमारे मन में। लेकिन क्या वो देश आजाद होने के पहले उन्होंने जो भी कार्य किया है वो कार्य किया है। अब जो है देश आजाद हो चुका है, उस समय किसी और जो है शक्तियां किसी और के पास थी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो राजनीतिक शक्तियां थी वो किसी और के पास, ठीक है। आज के समय में राजनीतिक शक्तियां अलग हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज किसी को डिफेम करने में कि ये जो एक ग्रुप है फलाना, ये जो है गलत है, और उसी वही काम को, जैसे अगर हम बात करें तो भगत सिंह की भी बात कर सकते हैं कि भगत सिंह काम तो कर रहे हैं एंटी, आज के टाइम में अगर हम एंटी काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो सरकार उसको जो है कुछ और नाम दे सकती है ना, क्रांतिकारी जैसे पैदा होता है। अगर हम देखें, अगर उसको कंटेक्स्ट में भी बोल सकते हैं भाई ये भी क्रांतिकारी है, तो किसको हम क्रांतिकारी बोलेंगे, किसको हम आतंकवादी बोल देंगे, ये गलत काम कर रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? और केवल मैं बिरसा मुंडा के कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा हूँ आपको। जैसे आपने बिरसा मुंडा जी का
हाँ, उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और उनकी ज्यादा एज भी नहीं हुई थी। 9 जून 1900 को उनका देहांत हो गया, है ना। उनको हमारा समाज कहीं ना कहीं उनको मसीहा मानता है। धरती आबा का मतलब ये होता है धरती का पिता। सरकार भी बोलती है धरती का पिता। आज पूरे सरकार जनजाति गौरव दिवस मनाती है, उनकी जयंती पे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लेती है। लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य था, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा। जब वो अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे और सोच लीजिए जब षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने 2 साल की कैद जेल भी काटी और उनको पॉइजन पिला के उनकी मृत्यु हुई, तो समाज में सोच लीजिए क्रांतिकारी होना भी बहुत बड़ी बात है। और उस जमाने में उन्होंने लड़ाई लड़ी जब समाज में कोई साधन सुविधा नहीं थी। और उनका तो जन्म एक छोटे से परिवार में ही हुआ था जो मजदूर खेती किसानी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। अब उनकी 24 से 25 साल की एज में कोई बड़ा क्रांतिकारी जिसको पूरी दुनिया आज भगवान का दर्जा दे। हम लोग धरती आबा सूरनायक भगवान बिरसा मुंडा, और धरती आबा का ही मतलब होता है धरती का पिता। अब उनके जो जल जंगल जमीन जो संरक्षक है, जो उनका हमको जो आइकॉन मसीहा मानते हैं, अगर उनको सोच लीजिए कि अगर हम लोग उनकी जो विरासत है, उनकी विरासत हम कैसे जानते हैं। इसलिए जो यहाँ आंदोलन होते हैं, उन्होंने अगुआ देशमुख राज का भी नारा दिया, कुल गुलाम का आह्वान किया। तो उसको थोड़ा बता दीजिए नारा। हाँ, कुल गुलाम का जो नारा था, कुल गुलाम की ये नारा होता है कि जो बिगुल होती है, जो लड़ाई की एक मिसाल होती है, जो जोश और होश पैदा करती है, वो कुल गुलाम का नारा हुआ। और जो अगुआ किस्म अगुआ किस्म का मतलब ये होता है कि अगुआ किस्म अपना देश अपना राज, मतलब इस देश के मालिक हैं, इस देश के शासक है, इस देश को हुक्मरान है, तुम्हारा राजपाट होना चाहिए। उन्होंने जो किया, अब देख लीजिए जब उनका जो देहांत हुआ, सरकारें भी आज तक चुप थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग जब जैसे जैसे पढ़ लिख लिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोगों को लगा कि हमारी जो परंपरा है तो इसको कहीं ना कहीं बचाएं। आवाज सरकार जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो दे रही है। आपने जो बस्तर की बात की थी, हिडमा दादा की बात की थी, उस जमाने में वो हमारे लोग जब भी शहीद हुआ करते थे तो क्रांतिकारी वीर सेनानी हुआ करते थे। लेकिन आज हो जाते हैं तो उनको नक्सली कहीं ना कहीं थाप लगा देते। उसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत आहत होती है कि जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता हो, जल जंगल जमीन की बचाता हो। अब पूरे अगर जल जंगल जमीन की बात किया जाए तो आदिवासी समाज से बड़ा कोई भी प्राकृतिक पूजक नहीं हो सकता। आपने यहाँ की जो सरकारें हैं, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ उसके नाम, एक पेड़ इसके नाम, फिर पूरे जंगल को क्या अपनाते हैं। अगर पूरे जंगल कट गए तो फिर जो ये ऑक्सीजन है, जो हमारे लोगों को जीवन यापन है, आपने देखा ही होगा कोरोना काल में जो ऑक्सीजन कितनी लोगों को दिक्कतें आ रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा। अगर यही हम लोग पेड़ पौधे काटेंगे, आप दिल्ली का पॉल्यूशन देख ही रहेंगे। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि पेड़ न होने के कारण, और जब ये पूरी प्राकृतिक अगर नष्ट हो जाएगी, प्राकृतिक ही नहीं बचेगी, तो फिर हमारे लोगों का संरक्षण कैसे होगा, हमारे लोग ऑक्सीजन कैसे लोग होंगे, हमारे लोग जो ये मेडिसिन होती है, प्राकृतिक से जो जुड़ी औषधियां होती है, फिर वो लोग हम लोग कैसे बचा पाएंगे। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि जल जंगल जमीन को ज्यादातर बचाना चाहिए। बड़े बड़े कुछ पैसों के कारण इनको देना नहीं चाहिए, हमारा मानना ये है। और हमारी टीम जो हम लोग तो रात दिन संघर्ष करते हैं कि जो हमारी जमीनें हैं तो अथावत बची रहे, और हम इसमें निरंतर काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे पूछा हूँ, आप एकदम कॉन्क्रीट इसको बोल दीजिए कि अभी आप जब जैसे जमीन काम करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये हमारी सफलता है? शायद पहले आंसर नहीं हो पाया, हमने अचीव कर लिया है। आपने ये बोला कि हम लोग जितना हमारी टीम ने काम किया, अभी हमने पैदा की इतनी कम एज में, 25 साल की एज में काफी हमने 100 आंदोलनों कर चुका होगा। हमारे आंदोलन काफी सफल भी रहते हैं। अभी हम आपके देवास त्रिवेणी में करके आंदोलन आए, डिंगदौली में करके आए, सीधी छत्तीसगढ़ में करके आए, छत्तीसगढ़ कुछ इलाकों में करके आए, और आपके व्यवहार में किए। और ये सतना से जुड़ा, जो सतना में वन विभाग के खिलाफ हमने आंदोलन किया, हमारे लोगों को जो रात दिन सता रहे थे, कंजर्वेशन जैसी माध्यम से जो ये थी, तो कंजर्वेशन सतना और मैहर में भी व्यस्त हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को उपलब्धि है। और जो हमारे समाज की जो जमीनें, कहीं ना कहीं जो पट्टे देने में, पट्टे रोकने में जो यहाँ के प्रशासन लोग कर रहे थे, उसको भी हम लोगों ने काफी क्षेत्रों में दिलाने का काम किया। और हमारी टीम अभी निरंतर लोगों का जो डॉक्यूमेंट डाटा होता है, वो अगर वो डाटा हम लोग के पास कोई भी लेके आता है
अगर हम लोग हमारी टीम को लगता उचित क्या कि हम लोग संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, संविधान में जिसका डाटा शो करेगा तो हम लोग उसी के बेस पे काम करेंगे, कुछ न कुछ तो अपने पास प्रूफ होना चाहिए। तो हवा हवा इन लोग काम भी नहीं करते, जो पूरा काम हम लोग हमारी टीम ही पूरा डॉक्यूमेंट डाटा के हिसाब से काम करती है। हवा हवाई काम करेंगे तो फिर हमारे लोग तो भी साथ जेल कर्मी हो जाते हैं, इसलिए हम लोग जितने भी आंदोलन करते हैं तो डाटा बेस से आंदोलन करते हैं। 5 प्रदेशों को मिला करके भील प्रदेश नामक मांग होती है यहाँ पे, और एक जबलपुर में, जैसे अभी आप एक टीम में एक जानते हैं, उन्होंने बताया था, मैं शायद मेरे कम इन्फॉर्मेशन हो मेरे पास। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये लेजिटिमेट डिमांड, मतलब ये डिमांड सही है कि ये हमारे से कोई? बिल्कुल, जब क्या है कि जिस क्षेत्र में आपने देखा भी होगा कि गुजरातियों के नाम से जाना जाता है ना, महाराष्ट्र मराठियों के नाम से जाना जाता है, काफी प्रदेश जो है तो किसी किसी नाम से जाना जाता है, और हमारे समाज में इतने वीर योद्धा हुए, और जो हमारा वीर प्रदेश है, हमारी टीम कल भी उनके साथ समर्थन में थी, आज भी है, और हम लोग करते भी हैं। आपने जो बात कही जो हम लोग ये है, अभी जो 1 नवंबर को जो होता है मध्य प्रदेश दिवस, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के लोग उस दिन काला दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारी पहले भी जब मध्य प्रदेश की स्थापना नहीं हुई, हम लोग ने गोंडवाना प्रदेश की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो षड्यंत्र होता है, जो छल होता है, कहीं ना कहीं होता है। हमारी तो टीम ही है कि जो भील प्रदेश है, वो भील प्रदेश हमारी पूरी आदिवासी टीम समर्थन करती है, और हम तो बहुत जल्द शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो गोंडवाना प्रदेश है इसको भी बनाया जाए। आपका ज्यादा मतलब जो है गोंडवाना प्रदेश में ये होना चाहिए। इसी से जुड़ा आपसे एक प्रश्न ये करूंगा मैं, जो थोड़ा आप ये बता दीजिए, विश्व में ट्राइब्स को लेकर के थोड़ा जैसे इसमें प्रकाश डालिएगा कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था वहां से एक प्लेट खिसक करके यहाँ पे जो आती है, उसी से हिमालय जो बनता जाए जो भी, तो उसका प्रभाव क्या ट्राइब्स का उसमें कुछ एक रिलेशन दिखता है कुछ ऐसा? जैसे देखिए, हमने पहले भी कहा था जो ये द्वीप है ना, ये भारत पूरा गोंडवाना लैंड है, ये कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र के माध्यम से जो द्वीपों में बटा, भूभाग बटा, कहीं ना कहीं जो ये हुआ तो भारत नाम आया है ना, तो ये कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड था। हमारे लोग यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर यहाँ रियासतें भी हमारे आदिवासी समाज की थी पहले, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ छल हुआ, और हमारी पूरी टीम नहीं, हमारा पूरा समुदाय गोंडवाना प्रदेश ही बनता है, गोंडवाना लैंड ही बनता है। ये बताइए कि अब चुनाव होने वाले हैं, 2027 में चुनाव हो रहे हैं, 2028 में चुनाव हो रहे हैं, तो आपका क्या संगठन है, सामाजिक कार्य करता है? हमारा संगठन सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, बेरोजगारी, राजनीतिक, तो देखिए अभी हमारे कोई बड़े टीम ने गठित नहीं किया कि हमारी टीम कभी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जैसा उनका आदेश रहेगा है ना, क्योंकि हम समाज में हमारे डोर टू डोर कैंपेन होते हैं, लोगों के बीच में उठना बैठना होता है। आज आपका मंच स्तंभ भी देखने को मिलता है, जब तक हमारे लोग खुद पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, विधानसभा नहीं जाएंगे, लोकसभा नहीं जाएंगे, तो हमारे समाज की बात कौन रहे? तो हमारा जो समाज है, पूरी जनता यहाँ की है, वो चाहेगी तो वो संभव है। हम लोग ने तुम्हारा वो भी है फॉर्मेटी, चार चीजों को लेकर रहता है, आर्थिक, रोजगारी, शिक्षा और राजनीति। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज राजनीति के क्षेत्र में जा रहा, और जाना भी चाहिए। जब तक हमारे खुद लोग पार्लियामेंट नहीं जाएंगे तो उनकी बजट कैसे होंगे, उनकी बात वहाँ कौन रख पाए? हमारे संविधान भी नहीं होंगे कि पार्लियामेंट से बड़ी कोई किसी के लिए पास कोई नहीं है ना, इतने भी एजेंडा वहाँ पास होते हैं, सिर्फ वही सोचते हैं। तो हमारी टीम अभी भी 2027 और 2027 में क्षेत्रीय चुनाव होंगे, पंचायती चुनाव होंगे है ना, तो उसमें भी हमारे लोग भागीदारी करेंगे। जैसा टीम का निर्णय होगा, हम निर्णय नहीं लेते, जैसे टीम का निर्णय होगा, जो क्षेत्र जनता चाहेगी वो होगा। आप सतना और मैहर जैसे क्षेत्रों में आसपास यहाँ पे आप जब कार्य कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि समस्याएं क्या है। इतनी यहाँ पे मैं बात करूँगा बेरोजगारी की, हमारे यहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, बोला जाता है शायद एशिया की सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री हमारे इस क्षेत्र में सतना में है। तो क्या लगता है आपको कि इतना होने के बाद भी आप देखें कि यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल खत्म है या फिर? बिल्कुल, आपने कहा कि एशिया की सबसे सीमेंट अगर कहीं से जाती होगी तो वो सतना से जाती होगी। और आपको बता दें कि जितनी भी सीमेंट की फैक्ट्रियां बनी हैं, लगी हैं, वो कहीं ना कहीं आदिवासियों की जमीन में ही लगी। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के जो जिनकी कंपनियां हैं,
वो लोग आदिवासियों को कहीं न कहीं जमीन से बेदखल किया, उनके साथ षड्यंत्र पूर्वक काम किया। कहीं न कहीं आपके अभी यही हम देख लेंगे कि जो ये क्षेत्र लगा आपके सतना में, सतमनिया से लगे क्षेत्र काफी बाहुपुर और लगे भी क्षेत्र हैं। उनके जमीन के इतने कम दाम में लोग खरीद के और उनको ही विस्थापन करने का काम किया, उनके साथ षड्यंत्र करने का काम किया। अब एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी लगना, यानी सोच लीजिए कि उस समाज में, जिस समाज की जमीन में लगी है, जिस समाज की धरोहर में लगी है, तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार देने का काम करे, लेकिन उनको भी रोजगार नहीं दी। और आज हम लोग समाज हमारा बेचारा पलायन करता है। अब सोच लीजिए कि आपको उस चीज का फायदा नहीं मिलता, बिल्कुल एक भी उसका कोई 1% भी नहीं मिलता। हमारे लोग आज भी, अगर ये माना जाए कि अगर देखा जाए कि सीमेंट कंपनियों में आदिवासी समाज के लोग तो 1% आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पूरे बेचारे बेरोजगार लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी वाले भी हमारे साथ षड्यंत्र करते हैं। इसलिए तो अभी आपने जो कहा कि जो जल जंगल जमीन को जो खनन, जो कोयला निकलता है, वहाँ हमारे ही जमीन से, हमारी धरोहर से निकलता, फिर हमको रोजगार नहीं मिलता। कहीं ना कहीं हमारे लोग तो बार वंचित हो जाएंगे, जमीन से बेदखल तो हो ही रहे हैं और उनके पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। आप काम करते हैं रीवा, सतना और मैहर क्षेत्र में, आप जो है एक्टिव है, देखते हैं यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं ट्राइबल? यहाँ सतना के अंदर अगर देखा जाए, सतना और मैहर, मैं तो पूरे प्रदेश में ही चला जाता हूँ, मैं पूरे प्रदेश में आंदोलन करता हूँ और रीवा सीधी सभी जगह करता हूँ। लेकिन जो अभी बता दीजिए, एक बार पहले यहाँ मैहर बता दीजिए, एक बार पूरे प्रदेश। फिर अभी आपने जो मैहर और सतना की बात की, हमारे समाज में ज्यादातर मुद्दे आते हैं जमीनी मुद्दे। आपको अगर बता दें कि 1960 1985 जो कि वन अधिकार अधिनियम भी 1985 में लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं आज हमारे समाज के लोगों के पास, जब भारत देश गुलाम था, है ना, जब भारत देश ही गुलाम था, तब हमारे लोगों के पास, भारत में आदिवासियों के पास 60 से 65% जमीन हुआ करती थी। लेकिन भारत देश आजाद होने के बाद भी आज हमारे आदिवासी समाज की हालत बदतर से बदतर हुई जा रही। आज हमारे लोगों के डाटा में सिर्फ 3% जमीन दिखती है, तो हमारी जमीन गई तो गई कहाँ। और दूसरी जो लड़ाई हमारी निरंतर रही आती है, जो हम लोगों के बीच में क्षेत्र में जाते हैं, जिनके बाप दादा के नाम पे आज भी डाटा कागजों में, रिकॉर्ड में नाम शो करता है, और यहाँ के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यहाँ गुंडे मवाली और यहाँ के साहूकार लोग उनकी जमीन में कब्जा किए बैठे। हमारी पूरी टीम ने एक बड़ा निर्णय लिया कि अभी तो हम इनके पूरे कागज इकट्ठा करेंगे और बड़े स्तर में, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे अपनी जान की आहुति देना पड़े, लेकिन हम अपनी जमीन को संरक्षित करने का काम करेंगे। पूरे ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी यही समस्या है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ज्यादातर अब हम माना जाए कि जो वन विभाग हमारे समाज को आए दिन सताता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5वीं 6वीं पैसा 13(3) का कहता है, रूढ़ी प्रथा यही कहती है कि जहाँ आदिवासी समाज निवासित है और जहाँ पैसा एक्ट कानून है, जहाँ लागू है, नहीं लागू तो ये सोच लीजिए कि अभी हमने कहा, बाहर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है, 5 मई 2011 का जजमेंट कहता है कि भारत देश का 9% आदिवासी इस देश का रियल मालिक है, इस देश का मूल मालिक है, इस देश का शासक हुक्मरान है। जब सुप्रीम कोर्ट बोलती है तो यहाँ के सरकार को मानना चाहिए, यहाँ के लोगों को मानना चाहिए, लेकिन नहीं मानते। तब भी हमारे समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ आए दिन शोषण अत्याचार आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये आए दिन प्रताड़ित होते हैं। जिस देश का सोच लीजिए, जिस देश को इन्होंने बनाया, जिस लोगों ने इस देश को अपने जमीनों में बसाया, आज वो गरीब स्तर में फंसते हैं। उनकी आर्थिक क्यों नहीं मजबूत होती, उनकी शिक्षा क्षेत्र में क्यों नहीं मजबूत होती? कहीं ना कहीं तो ये हम पे और सरकार को शर्म महसूस करना चाहिए। संस्कृति बारे में वही सवाल करूंगा कि आप ये बताइए कि ट्राइबल कल्चर बहुत अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत डाइवर्स है। हमारा इंडिया की डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में जानी जाती है, कितना विभिन्न कल्चर से मिलकर, विभिन्न संस्कृति को मिला करके बना। बिल्कुल, आदिवासी ट्राइबल कल्चर जो है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई एक ऐसा कल्चर जो लोगों से, मतलब जो जिसके बारे में लोग ज्यादा ट्राइबल्स के एक निकटता नहीं देखते, आप उसके बारे में बताइए, ताकि उनको एक क्यूरियोसिटी, वो जानना चाहें कि हाँ यार ये कितना अच्छा कल्चर है। बिल्कुल, जो आपने देखा ही होगा, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश दुनिया की बात है, और क्षेत्रीय बात बताएंगे कि जो आदिवासी कल्चर होता है, आदिवासी कल्चर एक बात लीजिए कि वो प्राकृतिक पूजक है, प्राकृतिक की पूजा करते हैं।
उनकी धरोहर, उनकी परंपरा अलग है, उनके पहनावे वेशभूषा भी आपको अलग देखने को मिल जाएगी, उनके रहन सहन खान पान में भी आपको खुद अपने दूसरे से चेंजेस देखेगी कि जो उनका पहनना, जो उनके नेत्र भी है, जो कला है, संस्कृति है, अलग देखने को मिलेगी। और हमारा जो कोल ट्राइब है, अगर मैं कोल ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, तो उनका एक जो कोल दादर होता है, जो कि लोग और महिला और पुरुष एक साथ अपना ढोल ढाका लेके वो साथ में नृत्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में जैसे जैसे आप दूसरे राज्य में रहेंगे, क्या बोलते हैं इसको? कोल दहका। कोल दहका, हाँ। तो जो कोल दहका होता है, कोई स्पेशल साल भर में किसी हाँ, किया जाता है, कैसे किया? हर साल जो रहता है, जो ठंडी के महीने होते हैं, तो अपन लोग एक तो आग लगा के या कि उसके करके महिलाएं लेकर अपना जो दादर होता है, बजाने के यंत्र होता है, तो नृत्य करती महिला पुरुष नृत्य करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक सांस्कृतिक है। और आपको हर ये कहने का मतलब मेरा है कि जो आदिवासी समाज, जो अपन झारखंड में जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, है ना, महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे और मध्य प्रदेश जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस मिलेगा। लेकिन क्या है ना, करने का तरीका होता है, लेकिन सब वो सेम होगा। और हमारे नेत्र भी आपको देखने को अलग मिलेंगे कि पहनावा तो देख ही रहे हैं, वेशभूषा से आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से बिलोंग करता है। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के, जब मुझे जो एक आदिवासी एक्सपोजर मिला, वो पहली बार जो मिला वो किताबों में मिला, जो कि जिसके बारे में मैंने सोलर इंट्रोडक्शन में बताया भी होगा। नरसिंहपुर के आगे जो पतालकोट जो क्षेत्र है, जहाँ के कुछ लोग हैं जो कि खेती नहीं करते, आप जानते हो। बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश का जो पतालकोट है जी, वो एक ऐसा कोट है कि वहाँ तो बोला जाता है कि जो सूर्य की किरण भी है उस जंगल के अंदर भी नहीं प्रवेश कर पाती है ना। तो कहीं ना कहीं जब सोच लीजिए कि वहाँ के क्षेत्र के लोग, जहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, वहाँ के लोग खेती किसानी में करने में कैसे वंचित है ना। अब उनके लिए हम, जब वो सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती, तो उनके लोगों के बीच में हम बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, रोजगार और ये स्वास्थ्य कैसे पहुंचाएंगे? हमको क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो हमारी जो कल्चर है उनको हम एज अ टूरिज्म की, जैसे मध्य प्रदेश टूरिज्म की बात होती है, मध्य प्रदेश में विभिन्न संस्कृतियां, उसको जो है दूसरे प्रदेश से, दूसरे विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए, तो क्या ट्राइबल कल्चर भी इतना महत्व मिलता है मध्य प्रदेश में? टूरिज्म के नाम पे उनको इतना प्रमोशन मिलता है, उस नाम पे विदेशों से या फिर मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों के लोग आ पाते हैं कि लगता है कि नहीं, इस तरफ ध्यान देना? बिल्कुल, क्या है कि जो टूरिज्म की बात हुई, जो प्रकृति को देखने की, पर्वतों पहाड़ों को देखने में आते हैं टूरिज्म, तो बहुत हम लोग को भी गर्व होता है कहीं ना कहीं देखने को। लेकिन आज जो सरकार की जो षड्यंत्र है, जो आदिवासियों के लिए जो षड्यंत्र अच्छे रखी है कि उनके जो वो वहां से निवास कर रहा, ये कहीं ना कहीं जू बनाने के माध्यम से कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योग लगा देता है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को आहत होती है, क्षति होती है। फिर उन आदिवासी समाज को वो पलायन कर देते हैं, वहां से विस्थापन कर देते हैं। जब हमारे लोग जिस क्षेत्र में, जिस गाँव में सदियों से रह रहे हों। इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप देखते हैं कि इस वजह से आपको समस्या हो सकती है कि बाहरी लोग आएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ इंटरवेंशन होगा। बिल्कुल होता है, क्या कि जो बाहरी लोग आते हैं, और बाहरी लोग का क्या रहता है कि उनकी जो मानसिक स्थिति रहती है स्ट्रांग रहती है, जो कि पूरा क्षेत्र भूमि में होते हैं, तो वो अपना कल्चर ले आके हमारे लोगों को दोषारोपण करके उनमें परिवर्तित कर देते हैं। हमारे समाज को कहीं ना कहीं क्षति भी होती है। और जब बड़े बड़े उद्योग लगाते थे, जैसा कि अगर टूरिज्म बनाएंगे, जहाँ टूरिज्म होगा तो जो जू बना देते हैं, और उस गांव में अगर जू बना तो सोच लीजिए कि एरिया तो लेंगे ही, पूरा पहाड़ ले लेंगे, तो वहां से हमारे लोग को पलायन कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बताइए, जिस परिवार में 4 भाई है, चारों भाई अगर वहां से पलायन करेंगे, विस्थापन करेंगे, और दो भाई कहीं और चले गए, 2 भाई कहीं और चले गए, तो फिर उस तरह का तालमेल नहीं बन पाएगा ना। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में क्षति और होती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसीलिए कि देखिए, अगर हम नहीं बताएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो अन्य लोगों को पता भी चलेगा। ऐसे भी कुछ संस्कृतियां ऐसे विलुप्त भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको एक बीच का रास्ता बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आप एकदम ही बोल सकते नहीं, ये गलत है, ऐसा टूरिज्म या टाइप की, या फिर हमको शो नहीं करना चाहिए, या फिर आप इसको सोचते हैं कि नहीं, कोई एक ऐसा होना चाहिए कि हमारी संस्कृतियां भी ना नष्ट हो और टूरिज्म में जो है लोग आ भी सकें। तो आपने देखा ही होगा कि जो आदिवासी धर्म कोड, ये तो कालम होता है। जी जी जी। तो पहले ये जो कालम था, आदिवासियों को जो धर्म कोड कालम थी, पहले की जनगणनाओं में होता रहा, आपके शायद की 1932, 1937 में ऐसा होता रहा। तो कहीं ना कहीं आदिवासी को दर्जा दिया था। लेकिन जैसे जैसे ये स्वदेशी लोग आते रहे, विदेशी लोग आते रहे, हमारे समाज को कहीं ना कहीं धर्मांतरित परिवर्तन भी किया और उनको अपने धर्म में ले जाकर वो किए। अब सोच लीजिए कि यहाँ आदिवासी समाज
एक ताकतवर समाज माना जाता है। आज उसकी हालत रोज देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कितना पीछे है, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं क्षति होती है। और जब तक हम लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर नहीं मानेंगे, आपने संविधान में भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लिखे हुए हैं कि जो आदिवासी कल्चर, रीति रिवाज, परंपरा नहीं बचेगी, वो फिर आदिवासी सर्टिफिकेट से बाहर हो जाएगा, आदिवासी कास्ट से बाहर हो जाएगा। आप क्योंकि आप आदिवासी समाज से हैं, आपने गांव का जीवन देखा भी होगा बिल्कुल, तो आप क्या देखते हैं कि आपकी पहले कुछ क्योंकि विदेशों में तो बहुत शहरों में बहुत परिवर्तन हो गया, तो पहले की जो कुछ संस्कृतियां थी, जो कुछ कल्चर होते थे, वो खत्म हो चुके हैं। आप क्या आदिवासी इलाकों में भी कुछ संस्कृति में कुछ बदलाव देख रहे हैं कि वो अभी भी अपने जो के तो बने हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग ने तो गांव में रहने के बाद एक अच्छा सीख मिला, सीख जानने की कि अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति जी अगर दुख हो जाए, है ना, दुख सुख में वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अब बात रही अगर यही शहरों में ले लीजिए में, तो अगर आपने सोच लिया तो अपने घर से दूसरे घर नहीं जाते लोग, दूसरे के साथ बैठते ना, बोलना पसंद करते, सिर्फ अपने अपने काम से मतलब रखते। तो जो हमारा समुदाय है, तो कहीं ना कहीं एक समूह को बना के रखता है, एक सजा के रखता है, एक बढ़िया मोमेंट तैयार करता है। मैं इसमें वो कॉन्टेक्स्ट में बनाना चाहूँगा, आप अभी बताया ना कि ढोल, जो एक ढोल वाला जो रिचुअल होता है आग जला करके, ऐसी एक्टिविटी अभी भी है? इसकी कुछ ऐसी गायब हो चुकी हैं, वो करना बंद कर दी, ऐसा कुछ? हमारे क्षेत्र में तो अभी भी हो रहा है जी, और ये सतना के अंदर, रीवा के अंदर हमने तो देखा है, अभी भी चालू है। अभी हमने 3-4 कार्यक्रम भी हो चुके, तो ये देखने को मिलता है। किसी किसी गांव में न मिला, जैसे आपके पिताजी बताएं कि हमारे पहले टाइम में ये कुछ चीजें किया जाता था, तो वो चीज देखनी ही बंद हो गई, क्योंकि कुछ लोग तो शहर में चले जाते हैं, उनका शहर के जाने से कुछ न कुछ आप लेके भी आते होंगे। बिल्कुल, शहर में जाने के बाद हमने एक ही सीख अच्छी रखी कि जो शहर में जातिवाद होता है थोड़ा कहीं ना कहीं कम होता है, और गांव में जातिवाद ज्यादातर देखने को मिलता है, और हमारे लोगों को वहाँ सताते भी बहुत है। और हम जिस गांव में रहते थे, हमारे गांव में भी बहुत सताया जाता था। आज भी कहीं कहीं अपने चाहे सतना और पन्ना, रीवा से लोग देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो उच्च श्रेणी में लोग आते हैं, है ना, तो उनके सामने लोग हमारे बैठना नहीं पसंद करते, वो एक साथ बैठ नहीं पाते। लेकिन जब हमारे लोग पढ़ना स्टार्ट किए, जो सिटी में बिलोंग करते हैं, थोड़ा जातिवाद सिटी के अंदर थोड़ा कम है, लेकिन गांव में आज भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं परंपरा को चेंज करना चाहिए, है ना, इसीलिए जो बात है तो काफी बात होती रहती है। आदिवासी संस्कृति ऐसा तो नहीं है कि कुछ बदलाव नहीं होते, कुछ बदलाव होते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पर भी कोई संस्कृतियाँ ऐसी जो विलुप्त होती हुई दिख रही है, या फिर नहीं, हमारा अभी बिल्कुल बढ़ी चल नहीं है? ऐसा कहीं किन्हीं क्षेत्रों में देखने को जरूर मिल जाता है कि जो अपन जो शहर से लोग पढ़ते आते हैं, और जो जिसका शहर की ओर ज्यादा झुकाव होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं चेंजेस आता है, क्योंकि उनका उठना बैठना दूसरे लोगों के बीच होता है, और उनके पूजा पद्धति में भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है, तो रहन सहन में बदलाव आता है। कहीं ना कहीं विलुप्त कगार में नहीं कहा जाता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस आया है, और इसी को हम लोग बनाए रखें। इसी को बनाए रखने के लिए इसलिए हमारी पूरी टीम निरंतर प्रयास करती है कि हमारे लोग धर्म परिवर्तन ना करें, क्योंकि अभी हमारा बहुत जल्दी धर्म कोड खुद कालम, हमारे लोगों की टीम काफी जो विद्वान लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, मेरे प्रश्न ये समझ में आ रहा है आपको कि जैसे कि मान लीजिए अन्य जो धर्म है, उनका कहीं ना कहीं लिटरेचर, जो उनका जो भी चीजें होती हैं, जो धार्मिक किताबें जिनको, क्योंकि ट्राइब्स जो है वो एक क्या उनको लिखना नहीं आता ना, उनकी एक मौखिक पूरी जो होती है वो व्यवस्था होती है, मतलब व्यवस्था से मतलब है कि उनकी जो कल्चर है, जो उनकी एक्टिविटीज है, वो मौखिक रूप से चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। आपने देखा ही होगा जी कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जो कि एक विपक्ष के नेता, है ना, माननीय उमंग सिंघार जी ने जो बयान दिया था कि आदिवासी समाज किसी समुदाय, किसी धर्म में नहीं आता, ना है भी, ना वो सिख है, ईसाई है, ना हिंदू है, हिंदू और ना मुस्लिम है, क्योंकि आदिवासी समाज का खुद ही धर्म कोड कालम है। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जो हमारे लोग हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक, हम वास्तविकता को मानते हैं, जो प्राकृतिक कहती है, जो प्राकृतिक संरक्षक लिए हमारा काम है। मैं पूछना चाहता हूँ, 6 साल से भैया मतलब संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, आंदोलनों में आप हिस्सा हैं, एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं आप जैस के, है ना, मैयर अध्यक्ष के रूप में भी आप कार्यरत हैं,
आगे आप क्या देख रहे हैं अपने बारे में? कुछ आपके कुछ गोल्स हैं लाइफ को लेकर के कि आप चुनाव लड़ने का कुछ आपका है कि क्या, मतलब कुछ विचार है आपका उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा कहना तो ये है कि जब कोई भी व्यक्ति हो, जी। उसकी पर्सनल लाइफ पर्सनल होती है। जी। जो क्षेत्रीय लोग, जो जनता चाहेगी। जी। अभी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है जो कि देखिए क्या समाज में जब तक राजनीतिक बदलाव नहीं आएंगे, समाज के लोग जो पढ़े लिखे लोग विधानसभा और पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं समाज में एक क्षति देखने को मिलती है, आहत होती है। और बात रही हमारी, तो राजनीति मैं अपने से नहीं कह सकता, और क्षेत्र की जनता ही चाहेगी, क्योंकि हमने संघर्ष से हमारा निरंतर रहता है। अभी आपने देखा ही होगा, चाहे रीवा, सीधी साइड और पूरे प्रदेश में जहाँ भी आंदोलन होता है, जहाँ समाज की जरूरत होती है, तो हम लोग खड़े बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं, लोगों की मदद रात दिन करते हैं। अभी हमने समाज के लिए धरती आबा स्वरूपनाथ भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक डोर टू डोर उलगुलान संकल्प यात्रा साइकिल के माध्यम से आपके सतना और मैयर के सभी तहसीलों में, ब्लॉकों में, गांव-गांव जाकर लोगों की हर समस्या को सुनकर समाज को ताकतवर, मजबूत, शोषण मुक्त बनाने के लिए जो काम किया, और अगर जनता चाहेगी तो आने वाले दिनों में जो समय कहेगा, अभी हम समय को नहीं कह सकते समय क्या कहता है। हम 6 साल से हम लोग काम निरंतर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और हमारी पूरी टीम काम करती है। हम बस नहीं कि हम अकेले करते हैं, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो सब टीम वर्क के साथ होगा, है ना। कोई बड़ा काम करना तो टीम वर्क के साथ बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमारी टीम निरंतर काम करती है, और हम आए दिन समाज में जब भी हमारी जरूरत समाज की पड़ती है, तो हम लोग तो रात दिन काम करते हैं। और जो चुनाव है, और हमने जो चुनाव की बात आई, तो हमने कहा है 2027 मध्य प्रदेश में जो पंचायती चुनाव है, उसमें हमारे युवाओं की काफी भागीदारी रहेगी, और कहीं ना कहीं समाज में हमें एक बेहतर बदलाव और समाज को रिजल्ट भी देना है, तो कहीं ना कहीं हम काम करेंगे, और उस तरह से काम करेंगे समाज को, ताकि लगे कि हम लोगों ने कुछ काम किया। और जो पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश ज्यादातर ले लीजिए, कि जो आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ चेहरा, उभरता हुआ सितारा, और काफी हमारे लोग टीम में काम करते हैं। हम बस नहीं कि हम अपनी बात करते हैं, काफी लोग आदिवासी समाज के चेहरे सितारे बन गए, युवाओं के आई कौन बन गए, मसीहा बने हुए काम करते हैं। तो उसी तरह हम लोग भी करते हैं, और हमने तो जैस का एक छोटा सा कार्यकर्ता ही है, समाज के एक छोटा सा सिपाही इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है कि आप आदिवासी समाज के और समुदाय वर्गों के लिए ही ये जो संगठन है कार्य करेगा, कि अन्य वर्ग और समुदाय के मुद्दे भी? आपको हमने पहले ही बता दिया कि कोई संगठन, कोई पार्टियां एक समुदाय के लिए नहीं बनी होती है ना। ना हम, ये सिर्फ एक नाम है ताकत बनाने के लिए, जो पता है कि आदिवासी युवा, तो लोगों को लगता हो कि आदिवासी युवा शक्ति है ना, आदिवासियों का संगठन है। इसमें भी हमारे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जनरल वाले लोग जुड़े हैं और काफी काम करते हैं। आपने सुना भी होगा कि हमारी जो पार्टी थी, है ना, हमारी हीरा सिंह दारा गांधी की पार्टी थी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी, उसमें भी सभी पार्टियों को दर्जा सभी लोगों को दिया जाता था, सभी लोग उसमें से चुनाव लड़ते रहे। तो ये नहीं है कि सिर्फ वो नाम से जो रहता है तो वो कहीं ना कहीं वो रहता है। तो जो यहाँ आदिवासी को लगता हो कि लोग सिर्फ ये आदिवासियों की बात करते हैं। अभी हमने आपको पहले बता दिया था कि जो 18 जनवरी 2026 को आंदोलन हो जा रहा है, तो वो ज्यादातर ओबीसी को लेके ना, ओबीसी जो 27% आरक्षण को लेकर है, तो उसी को लेके हमारा आंदोलन है। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों के लिए काम करते हैं। समाज में हमारा कहने का मतलब, हमारी पूरी टीम कहने का मतलब, दुख पीड़ा दर्द किसी समुदाय को बता नहीं आती। हर वो वर्ग दबा कुचला जो होता, शोषित होता है, तो सोचता हूँ कि कोई जाति नहीं होती, सोचता हूँ कि कोई धर्म नहीं होता। तो हमारे कहने का मतलब ये है, हम निरंतर सभी समाज के लिए, सभी समुदाय के लिए हमारी टीम काम करती है, और निरंतर करती भी रहेगी। हमें जो आपका स्लोगन है जय जोहार, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाँ, है क्या? जो जय जोहार हम लोग लगाते हैं, जय जोहार, हम लोग जय जोहार का मतलब ये होता है कि जय प्राकृतिक की जय, सबका कल्याण करने वाली है प्राकृतिक, आपकी जय। हम लोग प्रकृति जो पूरे मानव जाति सबको यहाँ संरक्षण करती है, एक माहौल में रखती है, तो हम लोग प्राकृतिक की जय बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक होती है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि हे प्राकृतिक, आपका भी कल्याण हो, हमारा तो आप कल्याण कर ही रहे, तो उनका कल्याण करने के लिए, इसलिए हम लोग जय जोहार बोलते हैं। तो प्रकृति जो पूरे मानव जाति सबको यहाँ संरक्षण करती है, एक माहौल में रखती है, तो हम लोग प्राकृतिक की जय बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक होती है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि हे प्राकृतिक, आपका भी कल्याण हो, हमारा तो आप कल्याण कर ही रहे, तो उनका कल्याण करने के लिए, इसलिए हम लोग जय जोहार बोलते हैं। तो आपको 5 मिनट देता हूँ, और आप
कोशिश करिए 5 मिनट में कहने की अपनी बात, और ये बताइए कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग को, जो इस वर्ग से आते हैं आपके, और जो नहीं भी आते हैं, वो आपसे कैसे जुड़े, या फिर आपको कुछ गलतफहमियां हो तो उनको दूर कर दीजिए, या फिर थोड़ा फाइनल आप आउटरो दीजिए। जो आपने ये दिखाने का काम किया और अपने ऑडियंस को बताने का काम किया, उसके लिए जो जय आदिवासी युवा संघ की टीम समाज में निरंतर काम कर रही है, प्रयास कर रही है। समाज बस में नहीं है, हम तो SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक सभी के लिए, सभी समुदाय के लिए काम करते हैं कि जो समाज में युवाओं को, ज्यादातर आदिवासी समाज के युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के युवा, पढ़े लिखे युवा, जो जब तक वो अपने समाज का कमान नहीं लेंगे कंधे पे, जब तक समाज में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और आदिवासी समाज के जो क्षेत्र हैं, जो गांव है, कस्बे हैं, वहाँ भी आज का जो शिक्षा का स्तर है बहुत ही धीमा है। वहाँ के लोग पढ़ नहीं पाते, और जो उनके माता पिता का जो रहन सहन है, मैं नहीं कहता कि रहन सहन तो जो होता है, तो जो बच्चे जिनके माता पिता शराब का सेवन करते हैं, कहीं ना कहीं शराब का जो सेवन होता है हमारे समाज को क्षति पहुंचाता है। और शराब एक ऐसी लत है, एक ऐसा नशा है कि घर घर में लड़ाई झगड़े करवाने का काम करता है। तो मैं तो अपने समाज के युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तो आप शराब का सेवन करना बंद कर दें, और समाज में एक बेहतर बदलाव लाना है तो समाज के पढ़े लिखे युवाओं को ही कमान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप हक अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं बचता। क्योंकि आपको जो जमीर जिंदा है, आपको लड़ाई खुद लड़ना है, स्वयं लड़ना है, और संवैधानिक दायरे में लड़ना है। इसलिए आपको मैदान में आना, और इसीलिए जो हमारा समाज ये कहीं ना कहीं वंचित हुआ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं राजनीति को, जो वोट का अधिकार होता है, वो कहीं ना कहीं वो दान की रूप में बात में लाता है। तो वो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि जो वोट का अधिकार है, अधिकार मानो, दान ना मानो। दान दे देते हैं, लोगों को लगता है कि जो दान दे दिए तो हो गया, दे दिए, उसको अधिकार मान करेंगे तो जब तक हमारे समाज में बदलाव आएगा। और बाबा साहब का भी मैन उद्देश्य था वोट का अधिकार। आर्टिकल 326 में उन्होंने ज्यादा जिक्र किया कि जब तक वोट का अधिकार, जितना पावर वोट की होगी, चाहे कलेक्टर हो, चाहे SP हो, दरोगा हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और एक निचले तबका सा व्यक्ति मजदूर भी होगा, तब भी उसकी वोट की वैल्यू उतनी है। इसलिए सबसे पहले अपने वोट के अधिकारों को जानना चाहिए, और सही व्यक्ति जिसको वोट दीजिए, ताकि आपको वोट का हनन न करे, दुरुपयोग न करे, और आप उसको पार्लियामेंट भेजने का काम करें जो आपको निरंतर संरक्षा करे, आपके लिए बिजली, पानी, विद्यालय, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब उपलब्ध कराए, उसको भेजिए। अब और ऐसे लोगों को मत भेजिए कि ताकि आपके साथ आपके वोट को लेके और आपके साथ ही रोज शोषण अत्याचार करता रहे। और हमारे समाज में काफी, हम आपने जो कहा कि आप दूसरे समुदाय वर्ग को किस तरह संदेश देना चाहते हैं कि आप जुड़े, जो जय आदिवासी युवा शक्ति, आदिवासी युवा शक्ति जैसे है, तो वो सिर्फ नाम है आदिवासी, तो लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं कि सिर्फ ये आदिवासी के लिए काम करता है। हम आप देखिए रखें कि चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक और चाहे जनरल के भी लोग हों, हमने आपको कहा कि पीड़ितों की, शोषितों की कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। इसलिए जो जय आदिवासी युवा शक्ति की जो टीम है, काफी सभी समुदाय को लेकर काम करती है, निरंतर करती है, और आफत पर ऐसी भी मजबूरी आती है तो वो आंदोलन भी करती है। और जब तक हम लोग आंदोलन करते हैं तब जाके सरकार को कहीं ना कहीं होश आते हैं कि अभी समाज जब सड़कों पर उतरा है, सड़क में हमारे महापुरुषों ने कहा है, हमारे लोग भले पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन हमारे लोग सड़कों में ही है, तो सड़क ही हमारे लिए पार्लियामेंट की बराबर होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग, युवाओं को ज्यादातर, और हमारे समाज की जो मातृशक्ति नारी है, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जाकर अपने माता पिता, अपने गांव और जिले प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसलिए वो शिक्षा को ज्यादातर, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिए उतना दहाड़ेगा। जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो लोगों के बीच में जैसे ही जाएंगे तो वो हमारी मदद नहीं कर पाते। हमारे लोग बेचारे भोले भाले लोग होते हैं, दूसरे के आने पर गुमराह हो जाते हैं, क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, तो नहीं पता रहता। इसलिए सभी बच्चों से संदेश देना चाहते हैं, भाइयों से, बहनों से, और कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं। और हमारे महापुरुषों ने काफी चीजें कहा कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हाथ में रोटी ले ले, एक कपड़े कम पहने, एक कपड़ा घर में कम बनाए, जूते चप्पल न खरीदें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिए तो हमारी कई पीढ़ियों की विरासत बन जाएगी, अस्तित्व बन जाएगा। इसलिए हम उन माता पिता से बोलते हैं जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। और बाबा साहब ने तो काफी स्लोगन भी दिया, समाज को संदेश देना चाहा कि
सुबह की 2 घंटियां बजती हैं, एक विद्यालय की, एक मंदिर की। तो हम किसी धर्म को, किसी समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद बच्चों को और खुद माता पिता को कहना चाहिए कि 2 घंटियां बजती हैं तो पहले अपने बच्चे को किस तरह भेजें कि ताकि वो पढ़ लिख कर एक शिक्षित हो जाए, समझदार हो जाए, अपने हक अधिकार की लड़ाई को जाने और अपने अधिकारों के लिए रात दिन संघर्ष करे। क्योंकि जब तक हम लोग, हमारे लोग एक छोटे निचले पद से होकर उच्च पद तक में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे समाज के लोगों का उद्धार भला नहीं होगा। आज सोच लीजिए कि जो आरक्षण की बात होती है, कुछ कथाकथित लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो आए दिन समाज को बोल देते हैं कि अगर आरक्षण ना होता तो ये कुछ भी नहीं होगा। हम लोग को आरक्षण इसलिए नहीं कि आरक्षण की जरूरत है, आरक्षण ये मूलभूत वो नहीं है, सुविधा नहीं है, लेकिन ये है कि जो उनका जो उद्देश्य, अगर आरक्षण, एक ठो अपन एग्जाम्पल देते हैं कि एक तो कुपोषित व्यक्ति है और एक तो ताकतवर व्यक्ति है। तो अगर मान लीजिए 3 सेव है तो 3 सेव में अपन 2 सेव किसको दें और 1 सेव किसको दें? तो जो कुपोषित होगा तो उसको ज्यादा सेव की जरूरत होगी। तो आरक्षण को हम लोग को इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग सब समान, एक बराबरी आ जाए। तो आरक्षण को बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप देख भी लेंगे कि ट्राइबल क्षेत्र में मैं काफी जाता रहता हूँ कि आज भी वहाँ के बच्चे हमारे पढ़ने लिखने में होते हैं, लेकिन बड़े बड़े महाविद्यालयों में, बड़े बड़े विद्यालयों में और छोटे विद्यालय में हो, हमारे बच्चों को इस तरह से नंबर काटते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको 9वीं में फेल कर देते हैं। और हमने तो काफी स्कूलों को विजिट भी किया कि 70 लड़के हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं और उनको उस विद्यालय से लड़के 6, 7, 8 पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं शर्मसार की बात होती है, समाज को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित कर दिया। किसी के बच्चे अगर पढ़ने में थोड़ा बहुत होता है, क्या मेरा मानना ये है कि जिस तरह सरकार ने मुहिम चलाया कि 1ली से लेकर 8वीं तक बच्चों को ऐसे ही पास कर देंगे, जब तक उनकी नींव को आप कमजोर कर देंगे, फिर बच्चे 8वीं तक पढ़ लिए, 9वीं में फेल होंगे तो उनको कहीं ना कहीं शर्म महसूस होती है। तो वो पढ़ाई को छोड़ने का एक रीजन ये है। अगर वो उसी बच्चे को आप पहले से इतना स्ट्रांग करेंगे, शुरू ही क्लास से इतना स्ट्रांग करेंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती आएगी। तो हम अपने भाइयों से तो निवेदन यही करना चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके पढ़ाई में आप फोकस करिए, और ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। एक फाइनल हमारे YouTube चैनल है फुल प्रोडक्शन, उसको सब्सक्राइब के लिए आपका संदेश दे देते तो बढ़िया। कुछ भी नॉर्मल YouTube में बोलते हैं कि सब इस चैनल में थोड़ा। साथियों, जो इस आदिवासी समाज को आज इनका पहला शो मानिए शुरुआती आदिवासी समाज को लेकर किया, और इनको तो धन्यवाद पूरे आदिवासी समाज की ओर से देना चाहते हैं और पूरे अपने जैस परिवार की ओर से देना चाहते हैं कि जो इनका YouTube चैनल है 12 दर्शन, तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें, ताकि ऐसे ही ये आज नहीं, ये हमारी खबर आज नहीं लगा रहे, हमारी बस नहीं, आप पूरे आदिवासी समाज को, हमारे पूरे आदिवासी समाज को एक कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देने के लिए जो इन्होंने कदम उठाया, जो इन्होंने एक जागरूकता फैलाने का काम किया, इसके लिए तो इनके चैनल को आप सभी को ही सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही आपको खबरें मिलेंगी। और हमारा अगला 2nd पार्ट भी आएगा और हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग भी आएंगे, हमारे स्तर लोग भी आएंगे, ताकि समाज की हम एक ताकत, आज आप सोशल मीडिया को एक मैं पहला स्तंभ माना जाए कि जो लोगों को, हम लोग यहाँ बैठे बैठे लोगों को एक अच्छा संदेश, एक मैसेज देना चाहते हैं। तो इसी के साथ इनके 12 प्रोफेशन को सभी को सब्सक्राइब कर ले और जितना ज्यादा हो सके तो लोगों से करवाएं, ताकि आपको बातें, अपने लोगों की बात को सुनना और हम लोग शासन प्रशासन की तरह आपकी हकूक अधिकार की लड़ाई लड़े। इसी के साथ जोहार, जिंदाबाद, जय बिरसा, बिरसा जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।